यह क्लासेस नटराज सीरीज का हिस्सा हैं यानी न्यूली एडेड टॉपिक्स इन आरएएस जिनको नए पैटर्न के हिसाब से कवर किया जाएगा। यह पूरी सीरीज यूट्यूब पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इन क्लासेस से संबंधित पीडीएफ व नोट्स आपको सरमिक एकेडमी के ऐप पर नटराज कोर्स में केवल ₹1 में प्राप्त हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट अवश्य देखें। हाँ जी, स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अंदर कुछ टॉपिक हैं और साथ ही साथ आरएस प्री के अंदर भी कुछ टॉपिक जुड़े हैं। इनमें से एक टॉपिक कॉमन जो है वो है सिटीजनशिप, नागरिकता। तो आज इस टॉपिक को अपन पढ़ते हैं, सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है, ये इससे पहले जो है सिलेबस में नहीं था, ना तो आरएस वाले सिलेबस में था, ना सेकंड ग्रेड वाले सिलेबस के अंदर था। सिटीजनशिप, नागरिकता, जो कि भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल नंबर 5 से 11 में जिसका उल्लेख देखने को मिलता है वो है सिटीजनशिप। ठीक है, तो इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, नागरिकता का मतलब क्या होता है। तो यानी कि आप किस देश के नागरिक हो उसके लिए एक तरीके का सर्टिफिकेट जारी होता है, या फिर एक तरीके की आपका प्रमाण है कि हम जो है वो इस देश के नागरिक है, वो नागरिकता कहलाती है। दो शब्द होते हैं, पहले तो हम इन दोनों शब्दों को अलग अलग कर लें। एक शब्द होता है नागरिक यानी कि सिटीजन, और एक शब्द होता है निवासी यानी कि रेजिडेंट। या फिर एक काम करते हैं, एक और शब्द ले लेते हैं, एक होता है जिसको अपन बोलते हैं गैर निवासी, या फिर इसी के आगे जोड़ देता हूं मैं गैर निवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जिसको अपन शॉर्ट में एनआरआई कह देते हैं। एनआरआई है ना, सुना होगा आपने एनआरआई। हम इन तीनों में थोड़ा अंतर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात कर रहे हैं कि सिटीजन, तो सिटीजन हमने कहा जो भारत का नागरिक है, किसी भी देश का नागरिक हो सकता है, भारत का नागरिक हो सकता है। क्या किसी राज्य का भी नागरिक होता है? तो हम कहेंगे भारत के अंदर ये व्यवस्था है कि हमारे यहाँ पर राज्य का केवल और केवल निवासी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम राजस्थान के निवासी हैं, कोई व्यक्ति गुजरात के निवासी हैं। निवासी का मतलब है कि आप वहां रहते हैं, निवास करते हैं, उस आधार पर आपको निवासी का टाइटल, जो यहाँ पर टाइटल की बजाय कहेंगे निवासी, आप माने जाते हैं। भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया गया है। भारत के अंदर किसे अपनाया गया है? सिंगल सिटीजनशिप को, एकल नागरिकता को अपनाया गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखें भाई, भारत के अंदर एकल नागरिकता को अपनाया गया है। एकल नागरिकता का यहाँ पर मतलब क्या है? एकल नागरिकता का मतलब है कि आप केवल और केवल देश के नागरिक हैं, आप राज्य के नागरिक नहीं हैं। यू आर नॉट सिटीजन ऑफ स्टेट, यू आर सिटीजन ऑफ कंट्री इंडिया। आपकी जो निष्ठा है वो देश के प्रति है, राज्य के प्रति निष्ठा नहीं है। राज्य आज राजस्थान है हमारा, हमें लग सकता है कि हमारे राजस्थान के प्रति निष्ठा है, कल को पता लगे कि राजस्थान के 2 हिस्से हो गए, लेकिन देश के 2 हिस्से नहीं होंगे। देश आपका यही रहेगा, भारत। इसलिए आपकी निष्ठा जो है वो देश के प्रति है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं भारत के अंदर किस प्रकार की सिटीजनशिप को अपनाया गया? सिंगल सिटीजनशिप को, एकल नागरिकता को। ठीक है, तो सिटीजन भारत के हैं आप, निवासी राजस्थान के हैं। गैर निवासी भारतीय का मतलब क्या हुआ? गैर निवासी भारतीय मतलब हो गया कि भारत में वर्तमान में निवास नहीं करते, लेकिन भारतीय नागरिकता है उनके पास। क्या ऐसा हो सकता है कि भारत में निवास नहीं करते लेकिन नागरिकता हो? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि कोई कनाडा के अंदर कोई व्यक्ति रहता है, पिछले 3 साल से वहां पर रह रहा है, तो क्या ये भारत का नागरिक नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या भारत में निवास कर रहा है? नहीं कर रहा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? गैर निवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट इंडियन। जो इंडिया में रेजिडेंस नहीं है उसका, लेकिन है इंडियन सिटीजन। कोई रशिया में पिछले 10 साल से रह रहा है, नागरिकता उसने अभी भी भारत की ले रखी है, तो क्या वो भारतीय नागरिक नहीं है? बिल्कुल है, नागरिक है भाई। क्या भारत के अंदर निवास करता है? नहीं करता, इसलिए वो क्या कहलाएगा? गैर निवासी भारतीय। उसको क्या वही अधिकार होंगे जो एक भारतीय नागरिक को है? बिल्कुल, भारतीय नागरिक को जो अधिकार वही होंगे। कुछ छोटे मोटे कोई कानूनों के अंदर कोई एक आदि कोई कमी पेशी हो, एक अलग बात है, बाकी कानून अधिकार वही होंगे। तो इस तरीके से गैर निवासी भारतीय, एनआरआई।
ठीक है ना। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें। तो ये हमने एक बेसिक बात की नागरिकता के बारे में। अब हम चलते हैं आपके नोट्स के अकॉर्डिंग। तो पहली बात तो ये कि भाई नागरिकता क्या है। तो नागरिकता एक व्यक्ति और राज्य के बीच एक कानूनी संबंध है, ठीक है, जो ये निर्धारित करता है कि कौन राष्ट्र का सदस्य है और कौन जो पूरे सारे वो अधिकार प्राप्त करता है। भारत में नागरिकता दो जगह से संचालित होती है। भारत में नागरिकता के जो प्रोविजन है वो एक तो आपको मिलते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 में, जो कि आर्टिकल नंबर 5 से 11 के अंदर है। इसके अतिरिक्त भारत में नागरिकता की जो प्रोविजन है एक और जगह पर भी उल्लेख है और उसका नाम है नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट, जो कि बना था 1955 में, 1955 में, या फिर मैं कहूं 30 दिसंबर 1955 में। नागरिकता अधिनियम 1955 6 बार इसमें अभी तक संशोधन हो चुका है। एक इसी कानून का एक संशोधन जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, जिसे अपन CAA के नाम से जानते हैं, जो कि 2019 में आया था, वो यही तो था, सिटीजनशिप एक्ट, बस बीच में क्या जोड़ दिया, अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, वो यही तो था। तो हमारे यहाँ पर नागरिकता को लेकर जो प्रोविजन है वो इन दो जगह पर किए गए हैं, एक भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक, और दूसरे इस एक्ट के अंदर, जिस एक्ट का नाम है नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। एक तो ये ध्यान, आगे चल के अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे ही नागरिकता अधिनियम को। तो ये तो हम यहाँ पर बेसिक बात कर रहे हैं। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अलग अलग जगह करते रहते हैं, पॉलिटी में अलग अलग जगह करते रहते हैं, पर फिर भी यदि मैं थोड़ा कोशिश करूं उन सारी चीजों को यहाँ पर कंपाइल करने की, तो मैं आपसे पूछूं कि भी ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो आप कहोगे सर आपने पढ़ाया था फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है। और तो देखो बाकी बेसिक बातें हैं। अब हम बेसिकली हम बात करेंगे किसके बारे में, नागरिकता के बारे में। तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया गया है, और भारत में जो नागरिक जो राष्ट्र लोगों की जो निष्ठा है वो किसके प्रति, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और निष्ठा शामिल है ना। और मौलिक अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों के हैं वो कौन से है, तो आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। ये सब बातें अपन पहले भी बाद में आगे पढ़ते ही हैं, इसलिए जो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपको नागरिकता का तो भारतीय नागरिकों का तो समझ में आ गया कि भारतीय नागरिक बनने के लिए दो जगह पर प्रोविजन है। एक तो आपने कहा भारतीय संविधान के भाग 2 के अंदर, और एक इसके अलावा आपने कहा सिटीजनशिप एक्ट है, जो कि कब का है, तो आपने कहा जी 1955 का है। इसके अतिरिक्त और क्या है, इसके अतिरिक्त हमें बताया गया कि कौन भारत का नागरिक नहीं है, यानी कि एलियंस। तो विदेशी जो नागरिक हैं उन्हें टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पर क्या कहा जाता है, विदेशी नागरिकों को एलियंस कहा जाता है। एलियंस यहाँ पर कोई जादू वाले और कोई मिल गया वाले की बात नहीं चल रही, यहाँ पर विदेशी नागरिकों के लिए टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पर एलियंस वर्ड का यूज किया जाता है। एलियंस जो है वो हमारे यहाँ पर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जो कि मित्र राज्य के हैं और एक जो कि शत्रु राज्य के हैं। पहली बात हम शत्रु राज्य की कर लेते हैं, शत्रु देश की कर लेते हैं। तो बताओ भी भारत का शत्रु देश कौन सा है। आप में से अधिकतर लोगों के अंदर से आवाज आएगी पाकिस्तान, तो मैं कहूँगा नहीं, पाकिस्तान भारत का शत्रु नहीं हो सकता। शत्रु हमेशा खुद से बड़ा होना चाहिए, खुद से ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। ऐसे रद्दी देश को आप क्या शत्रु के रूप में मान रहे हो, नहीं होना चाहिए। तो आपके मन से आवाज आएगी सर चाइना। तो एक्चुअल में हमारा कोई शत्रु देश नहीं है। शत्रु देश वो होता है जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा है। एट प्रेजेंट भारत का किसी के साथ कोई युद्ध नहीं चल रहा, तो भारत का एक्चुअल में कोई शत्रु देश नहीं है। मित्र देश, तो जो भी शत्रु देश नहीं है वो सारे मित्र देश ही कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो मित्र देश वाले हैं इनको कुछ अधिकार ज्यादा मिलेंगे, और शत्रु देश वाला जो है इसको कुछ अधिकार कम मिलेंगे, है ना। जैसे कि आर्टिकल नंबर 22 के अंदर फंडामेंटल राइट जब आप पढ़ोगे या पढ़ लिया है, तो आर्टिकल नंबर 22 में हम पढ़ते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला, और हम पढ़ते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में 2 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया। मतलब जो हमने कहते हैं ना कि
गिरफ्तारी के समय में 3 अधिकार हम पढ़ते हैं, सुनवाई का अधिकार और फिर जो 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। फिर हम पढ़ते 2 लोगों को ये नहीं है। किनको नहीं है? एक तो हम कहते हैं शत्रु देश के नागरिकों को, और दूसरा हम कहते हैं जिन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आपने पहले पढ़ा हुआ है तो याद आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि एलियंस जो वो क्या होते हैं, शत्रु देश के नागरिक और विदेशी देश के, मित्र देश के नागरिक और शत्रु देश वाले। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपने बात की मित्र देश और शत्रु देश। भारत में कौन सी नागरिकता को अपनाया गया? तो भारत के अंदर एकल नागरिकता को अपनाया गया। भारतीय संविधान का जो ढांचा है वो कैसा है? संघीय है, फेडरल है। अब देखो एक और चीज को यहां पर समझना, 2 प्रकार का संविधान होता है। एक जिसे हम कहते हैं फेडरल यानी कि संघवाद, एक जिसे हम कहते हैं यूनिटरी सिस्टम यानी कि एकात्मक। एकात्मक का मतलब होता है जहां पर सेंटर ज्यादा पावरफुल होता है, जबकि संघात्मक का मतलब होता है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का ठीक ठाक विभाजन होता है। अब मुझे बताओ कि यूएसए जो है वहां पर दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब हुआ वहां पर देश की नागरिकता भी ली जा सकती है और वहां पर स्टेट की भी नागरिकता ली जा सकती है। स्टेट का नागरिक अलग है, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया में एकल नागरिकता है। इंडिया के अंदर भारत का ही नागरिक है। केवल जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां पर अलग नागरिकता हुआ करती थी, वो अब वहां पर भी नहीं है। राजस्थान में नहीं है, गुजरात में नहीं है। तो हमारे यहाँ पर कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। तो हम यहाँ पर ये पॉइंट आपको बताना चाह रहे हैं कि भारत ओवरऑल वैसे तो क्या है? संघात्मक है, लेकिन नागरिकता के पॉइंट पर भारत जो क्या लगता है आपको? एकात्मक है। ठीक है ना? तो नागरिकता वाले पॉइंट पर भारत का जो नेचर है वो किस प्रकार का है? एकात्मक प्रकार का है। तो वही यहाँ पर बात बताइए कि भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है, जिसमें एक संघ और कई राज्य, फिर भी यह केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान करता है जो कि भारतीय नागरिकता है। सभी नागरिक केवल भारत संघ के प्रति निष्ठा रखते हैं, किसी राज्य के प्रति निष्ठा नहीं रखेंगे। एकल नागरिकता प्रणाली के तहत सभी भारतीय नागरिकों को पूरे भारत में समान अधिकार प्राप्त है। ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बात है कि एकल नागरिकता से हमें लाभ क्या होता है? तो पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी आती है, पूरे देश के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आती है। वरना जब तक जम्मू कश्मीर में एक अलग नागरिकता थी तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, बाकी भारत के लोगों को वो अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो इस तरीके से 2 अलग अलग व्यवस्थाएं चल रही थी। आज के समय में क्या है? पूरे भारत में एक जैसी व्यवस्था है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सभी भारतीय नागरिकों को पूरे भारत में समान अधिकार प्राप्त है और नागरिकता के अधिकारों के मामले में अलग अलग राज्यों के नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है ना? तो ये हमने यहाँ पर बेसिक बातें की भारतीय नागरिकता के बारे में। अब हम बात करें भारतीय संविधान के बारे में, नागरिकता को लेकर क्या क्या प्रोविजन है। तो भारतीय संविधान का भाग 2 जो कि नागरिकता सिटीजनशिप को लेकर प्रोविजन करता है, और ये आर्टिकल भी कौन सा है? आर्टिकल हम कहेंगे आर्टिकल नंबर 5 से 11। पहली बात तो ये याद रख लेना कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन ये वाले जो प्रोविजन है ये 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। आपको याद होगा 16 ऐसे आर्टिकल थे जो कि 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे, क्योंकि नागरिकता के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता। कौन कहां का नागरिक है ये बताने के लिए आप उनसे इंतजार नहीं करवा सकते, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय में इतनी सारी समस्याएं थी। कौन व्यक्ति कहाँ का है तो वो तो तुरंत क्लियर किया जाना आवश्यक है। इसीलिए हमारा जो संविधान है, एक बात को बड़े आप गंभीरता से एक चीज को समझना कि जो नागरिकता की जो प्रोविजन है एक्चुअल में हमारा संविधान नहीं करता। एक्चुअल में हमारा संविधान हमारे आज के समय में नागरिकता की प्रोविजन नहीं करता। एक्चुअल में हमारा संविधान कहता है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की सारी शक्तियां संसद को दे दो।
और इसी शक्ति के तहत संसद ने एक्ट बनाकर जो है नागरिकता के बातें बताई गई हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, भारत की नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है, क्या ये प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, हम कहेंगे नहीं है। तो फिर ये आर्टिकल 5 से 11 में क्या बताया? आर्टिकल 5 से 11 में मुख्य रूप से आर्टिकल 5, 6, 7 और 8, ये 4 आर्टिकल तो मुख्य रूप से उस समय की परिस्थितियों को बताते हैं जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, या फिर के जिस समय में भारत का संविधान लागू होने जा रहा था, उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों के बारे में बताते हैं। वर्तमान स्थिति से इनका कोई कनेक्शन खास नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं कि ऐसी क्या बातें उस समय में बताई गई। देखो भाई, सबसे पहला आर्टिकल नंबर 5, और सामान्यतः मैं आपको बता दूं इन 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 आर्टिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में सवाल नहीं पूछे जाते, हालांकि मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूं क्योंकि आरपीसी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। पर सामान्यतः क्योंकि इनका जो कॉन्टेक्स्ट है उस समय का है जब भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था, और वर्तमान परिस्थिति में ये बहुत ज्यादा कोई काम आने वाले आर्टिकल नहीं है, इसलिए सामान्यतः नहीं पूछा जाता। पर फिर भी मैं आपको पूरा पढ़ा देता हूं। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता में वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। भाई आप एक घटना का आप यदि कल्पना करो कि भारत के पाकिस्तान के बीच ये लाइन खींच दी गई है, इधर ये वाली लाइन जो वो खींच दी गई है, कोई व्यक्ति यहां पर है आज के समय में, ये ए व्यक्ति है जो कि आया है किधर से, इधर वाली जगह से आया है। अब ये ए व्यक्ति डाउट में है, क्या मैं भारत का नागरिक हूं? तो इसको सरकार क्या जवाब दे रही है? इसको सरकार जवाब दे रही है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है। इसके मन में कंफ्यूजन आ गया, अरे यार मैं तो जन्मा ही नहीं, क्योंकि मैं तो लाहौर से आया हूं, मैं तो जन्मा ही नहीं। इसको कहा चिंता मत करो, ये तुम्हारा जो साथी जो बी है ये तो भारत का नागरिक है ही, क्योंकि इसका तो जन्म वर्तमान के गुजरात में हुआ ही है, तो बी ये तो बिल्कुल भारत का नागरिक है। ये ए बोल रहा है कि मेरी चिंता, मेरे को बताओ यार, मैं तो लाहौर से आया हूं, क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं क्या? उन्होंने कहा रुको रुको रुको, यदि उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ है, बी से ए से पूछा गया तेरे माता पिता का जन्म उनका कहाँ हुआ था? बोले सर उनका भी लाहौर हुआ था, इसका मतलब मैं अभी भी भारत का नागरिक नहीं हुआ। तो उसको कह रुको 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 रुको, यदि संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पूर्व से वह भारत के राज्य क्षेत्र का निवासी रह रहा हो, सर ये भी मैं तो नहीं रह रहा, यानी कि ये बी व्यक्ति जो गुजरात का है ये भारत का नागरिक होगा। ये सी व्यक्ति है जो आया यहां से है, लेकिन इसके माता पिता भारत के नागरिक थे उस समय में, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ तो ये भी नागरिक कहलाएगा। लेकिन ये ए व्यक्ति जो बेचारा कहां से आया, लाहौर से, इसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ, इसका जो है आपके क्या कहते हैं, अपने माता पिता में से किसी एक का भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ, और संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पूर्व से भी वो भारत के राज्य क्षेत्र का निवासी नहीं रहा है, तो क्या होगा? तो इसीलिए यहां पर बताया गया है आर्टिकल नंबर 6। किसके बारे में बताया गया? आर्टिकल नंबर 6 के बारे में। क्या बताया गया आर्टिकल नंबर 6? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। क्या कहा है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो। अब एक को थोड़ी ठंडक खाइए, चलो भाई ठीक बच गए। आर्टिकल नंबर 6 से किसे ठंडक आई है? आर्टिकल नंबर 6 से क्या ठंडक आई है कि भाई चलो कोई बात नहीं, अब बच गए, क्योंकि 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या उसके दादा दादी या नाना नानी का जन्म भारत में हुआ हो। 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो भारत था, 1935 के अकॉर्डिंग भारत क्या था? ये पूरा ही भारत था, समझ गए? मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश ये भारत था। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हुआ है तो भी नागरिक मान लिया जाएगा। तो अब ए को क्या मिली है? राहत मिली है। ठीक है, तो
आर्टिकल नंबर 5 में तो क्या था, आर्टिकल नंबर 5 में इस बी व्यक्ति की बात चल रही थी सब कुछ। इसका जन्म यदि भारत में हुआ है या माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, भारत का मतलब आज के भारत में, आज के भारत में यदि हुआ है, इसका जन्म यदि भारत में हुआ है, या इसके माता पिता का जन्म आज के भारत में हुआ है, या फिर आज के भारत में 5 साल पहले से आ गया था, ये 1945 में आ गया था, तब बी व्यक्ति क्या है, भारत का नागरिक है। समझ में आ गई बात। आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है संविधान जब लागू हो रहा है उस समय में ये बी व्यक्ति आज के भारत का जो क्षेत्र है उसमें जन्मा हो, या इसके माता पिता में से किसी का आज के भारत में जन्म हुआ हो, या फिर ये संविधान लागू होने से 5 वर्ष से भारत में जो ये रह रहा है तब नागरिक होगा। आर्टिकल नंबर 6 बात करता है इस ए व्यक्ति की, जो कहां से आए, लाहौर से आए। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग उसका जन्म भारत वाला जो क्षेत्र है उसमें हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म हुआ हो, या दादा दादी का या फिर नाना नानी का जन्म हुआ हो, तो वो सब क्या कहलाएंगे, भारतीय कहलाएंगे। ठीक है। अब एक व्यक्ति और आ गया जिसका नाम है डी, जिसका नाम क्या है, डी। ये डी व्यक्ति पहले यहां रहता था और अब ये चला गया इधर वाले पूर्वी पाकिस्तान में, या जिसको आज अपन बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। किधर चला गया, डी व्यक्ति उधर चला गया। अब ये कहते ओहो यार मैं तो फंस गया यार, बांग्लादेश में आके फंस गया यार, नागरिकता भी ले ली मैंने बांग्लादेश की, मेरे पास इतना बढ़िया मौका था, आर्टिकल नंबर 5 के तहत अच्छा भला मैं भारत का नागरिक बन रहा था, आर्टिकल नंबर 5 के तहत मेरा जन्म भारत में हुआ था, मेरे माता पिता का जन्म भी भारत में हुआ था, मेरे संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले मैं भारत में ही था, इन तीनों में से कोई एक शर्त पूरी करनी थी, मैं तो तीनों की तीनों कर रहा था, लेकिन मेरी मति मारी गई, बुद्धि मारी गई, मैं चला गया बांग्लादेश में, अब मैं क्या करूं। तो कहा कोई बात नहीं। आर्टिकल नंबर 7 पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, अनुच्छेद 5-6 में से किसी प्रावधान के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान प्रवर्जन किया है वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। पहली लाइन में तो झटका दे दिया इसको, पहली लाइन में तो झटका दे दिया भाई। बोले अब से तू पाकिस्तान का नागरिक नहीं समझा जाएगा क्योंकि तू कहां चला गया, 1 मार्च 1947 के बाद यदि तुम उधर गए हो तो अब से तुम नहीं समझे जाओगे। लेकिन रुक एक बार रुक, यदि वह पुनः लौट आता है तो पंजीकरण से भारत का नागरिक बन सकता है, और जब वो आवेदन कर रहा है पंजीकरण के लिए उससे कम से कम 6 महीने से वह भारत में निवासी रहा है, तो यानी कि उसको उसका दोस्त बुला रहा है कि यार तू तो एक काम कर, वापिस आ जा इंडिया में, और 6 महीने बाद तेरे को जब अप्लाई करवाएंगे तब जब बात करेंगे, है ना, क्या करेंगे, 6 महीने बाद अप्लाई करवाएंगे तेरे लिए, तब बात करेंगे। तो आई थिंक कहानी आपको, पिक्चर आपको एकदम क्लियर है। आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 6 और आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 5 उस व्यक्ति की बात है जो भारत में ही था, कोई समस्या नहीं थी, यानी कि जिसका जन्म आज के भारत में हुआ था, या जिसके माता पिता का जन्म आज के भारत में हुआ था, या फिर वो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा था, वो भारत का नागरिक होगा, नो प्रॉब्लम। ये ए व्यक्ति जो कहां से आया है, लाहौर से आया है, इसकी समस्या का समाधान कौन से में हुआ, आर्टिकल 6 में हुआ। क्या कहा गया, वह स्वयं उसका जन्म या उसके माता पिता का जन्म या उसके दादा दादी नाना नानी का जन्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो भारत था उसमें हुआ है। ये डी व्यक्ति जो है चला गया कहां पर, बांग्लादेश के अंदर, इसमें इसका समाधान किया गया। पहली लाइन में तो क्या कह दिया, 1 मार्च 1947 के बाद चले गए तो फिर बात के नागरिक नहीं समझे जाओगे, लेकिन यदि आप पुनः लौट आते हो और पंजीकरण करवा लेते हो, लेकिन पंजीकरण करवाने से 6 महीने पहले तक आप भारत में रह रहे थे, तो आपको नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल तो अपन को समझ में आ गए और अच्छे से याद भी हो गए। ठीक है, अब चलते आगे। एक व्यक्ति है भाई ई, ये क्या है कि पढ़ने के लिए ना लंदन चला गया था और बेटा वहीं जाके रह गया। अब जैसे ही भारत आजाद हुआ उसको लगा यार भारत खुला, मैं सीधे वहीं चलते ना। अब जैसे ही भारत आजाद हुआ उसको वापस भारत की याद आई और कहा कि अब मैं जाऊंगा वापस भारत। तो भारत आएगा तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, आर्टिकल नंबर 8, भारत के बाहर
भारतीय मूल के व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर नागरिकता दी जाएगी। क्या है शर्तें? पहली शर्त तो वही जो आर्टिकल 6 के अंदर थी, यानी कि वो जो लाहौर वाली घटना याद है ना, कोई व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित अविभाजित भारत में जन्मा हो। सबसे पहले पूछेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो भारत वाला एरिया था उसमें थे तो क्या तुम लंदन आने से पहले? तो पहला तो वो हो गया। या फिर भारत के राजनयिक या कॉन्सुलर प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पूर्व या उसके बाद आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कॉन्सुलर प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक पंजीकृत कर लिया जाएगा। यानी कि जो आपके वहां पर बने हुए ना आपके एम्बेसडर वगैरह जो है, वहां जाओ रजिस्ट्रेशन करवाओ और उसके तहत आपको नागरिक मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बात की इन 4 आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल नंबर 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये जो आपको एक बेसिक याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा और 2-3 बार इसको एक बार पढ़ लेना। अब आते हैं इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल, जो है आपके आर्टिकल नंबर 9, आर्टिकल नंबर 10 और आर्टिकल नंबर 11। एक एक लाइन के ही है और ना कोई ज्यादा टेक्निकल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही यही है। अच्छे से इनको जो रट लेना। क्या कह रहा है आर्टिकल नंबर 9? कह रहा है कि किसी व्यक्ति भारत में दोहरी नागरिकता नहीं होगी। यार इसको ना दोहरी नागरिकता की बजाय कहेंगे भारत में कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। भारत में किसी व्यक्ति ने यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? अपने आप समाप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अक्षय कुमार के ऊपर आरोप लगे कि कनाडा के नागरिक है। बिल्कुल, उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली थी, कनाडा की नागरिकता ले ली थी, इसलिए उनकी भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो गई और इसीलिए उनके भारत के अंदर वोटिंग राइट्स वगैरह जो वो नहीं थे। पत्रकार आके उनसे पूछते थे कि अक्षय कुमार जी इस बार आपने किसको वोट दिया? आप बड़ी देशभक्ति की फिल्में बनाते हो, इस बार वोट किसको दिया? अक्षय कुमार जी के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि उन्होंने वापस अब भारत की नागरिकता ले ली है। आलिया भट्ट के पास अभी भी नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन की नागरिकता है उनके पास। आलिया भट्ट से भी कई बार पूछ लिया जाता है, आलिया भट्ट मस्त रहती है। आलिया भट्ट को पता ही नहीं है कि भाई भारत का नागरिक ना होने पर वोट नहीं दे सकते। वो मस्त है। चिंता मुक्त होने का एक ही तरीका है, अज्ञान। और ज्यादा चिंता मुक्त होने का तरीका। तो चलो वापस आते हैं। आर्टिकल नंबर 9, दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आपके देश की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। जब CAA कानून आया था तब कहा गया कि मुस्लिमों की नागरिकता छीन ली जाएगी। ये कानून इसलिए गलत है, इसको रद्द कर दो। आप उस कानून के पक्ष या विपक्ष में हो सकते हैं, आपको ठीक लग सकता है, आपको ठीक नहीं लग सकता है, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन क्या नागरिकता छीन ली जाएगी ये केवल और केवल एक झूठ था, एक अफवाह थी। क्योंकि आर्टिकल नंबर 10 साफ कहता है भारत में नागरिकता नहीं छीनी जा सकती, नहीं छीनी जा सकती, नहीं छीनी जा सकती। आप जन्म से भारत के नागरिक हो तो आपकी नागरिकता कोई छीन ही नहीं सकता। हाँ, केवल 2 ऐसी परिस्थितियां जिसमें नागरिकता छीनी जा सकती है। वो ये कि एक प्रोसेस होता है, आगे चल के पढ़ेंगे, नेचुरलाइजेशन। यदि आप प्राकृतिकरण के तहत भारत के नागरिक बने हो या फिर रजिस्ट्रेशन के तहत बने हो, और हम में से जो भारतीय लोग हैं, हम 5 तरीके हैं, उनमें से ज्यादातर हम जन्म के आधार पर नागरिक है, तो हमारी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। बस 2 आधार है जिसके आधार पर नागरिकता छीनी जा सकती है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 9 और आर्टिकल नंबर 10। तो आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है? नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। और आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को दी जा रही है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसे दी जा रही है? संसद को दी जा रही है। तो ये 3 आर्टिकल याद रखना। आर्टिकल नंबर 9, दूसरे देश की नागरिकता लेने पर नागरिकता चली जाएगी उससे भारत की। आर्टिकल नंबर 10, किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। और आर्टिकल नंबर 11 की संसद को शक्तियां दी गई है। ये 3 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंदर यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अर्थात भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता है। ठीक है। दूसरी बात, नागरिकता का बना रहना। संविधान के उपबंधों के अनुरूप मिली हुई भारतीय नागरिकता संसदीय विधि के अधीन बनी रहेगी। यहाँ पर एक शब्द जरूर जोड़ा गया, क्या? संसदीय विधि के अधीन। क्योंकि हमने क्या कहा था? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर एक तरीका बताया गया है जिसके आधार पर नागरिकता जा सकती है, और वो तरीका नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन वालों पर लागू होता है।
इसलिए जोड़ा गया है। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 11, नागरिकता संबंधी अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई है? संसद को दी गई है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आगे की, यानी कि ये हम बात कर चुके आर्टिकल की, और अब हम बात करते हैं वो दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा जिससे कि भारतीय नागरिकता जो है वो शासित होती है ना। इंडियन सिटीजनशिप इज गवर्न्ड बाय 2 points. First is part 2 of Indian Constitution and second one is Citizenship Act 1955, नागरिकता अधिनियम। तो हम जो है जो 2 हिस्से हमने बताए थे जिससे कि भारतीय नागरिकता प्रभावित होती है, एक बताया था आर्टिकल नंबर 5 से 11 भारत के संविधान का भाग 2। याद करो हमने क्या क्या पढ़ा है। आर्टिकल नंबर 5 में हमने उस व्यक्ति की बात की थी जिसका नाम बी देखा था, जो ऑलरेडी भारत के अंदर था। आर्टिकल नंबर 6 के अंदर हमने उस व्यक्ति ए की बात की थी जो लाहौर से आया था। आर्टिकल नंबर 7 के अंदर हमने उस व्यक्ति डी की बात की थी जो पाकिस्तान चला गया था। आर्टिकल नंबर 8 के अंदर हमने उस व्यक्ति की बात की थी जो लंदन चला गया था, यानी भारतीय मूल का था। ठीक है, तो ये तो चलो एग्जाम्पल देने के लिए थे। आर्टिकल नंबर 9 के अंदर हमने कहा कि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो आपके देश की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 के अंदर हमने कहा कि भाई आपकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। और आर्टिकल नंबर 11 में कहा ये सारे अधिकार किसके हैं? नियम बनाने के, कानून बनाने के, संसद के। तो चलो भाई, संसद को जो अधिकार दिया गया उसी की तरफ चलते हैं। तो हमारा इसी में अगला जो पॉइंट है वो है आपके सिटीजनशिप एक्ट 1955 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। एक तो ये याद रहे, ये जो अधिनियम है ये 30 दिसंबर 1955 को पारित हुआ। अब हुआ 30 दिसंबर 1955। ये मुख्य रूप से बात करता है 26 जनवरी 1950 के बाद के जो लोग हैं उनकी नागरिकता के प्रश्न पर मुख्य रूप से बात करता है। उस समय की, यानी कि 26 जनवरी 1950 के इर्द गिर्द का जो समय है उसकी नागरिकता के बारे में तो प्रोविजन आर्टिकल 5, 6, 7 में मिलते ही, 8 में मिलते ही है। और उसके बाद की जो नागरिकता है मुख्य रूप से बात इसमें की गई है। सिटीजनशिप एक्ट जो है इसको आज तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। 6 बार संशोधन किया जा चुका है। इसमें से लेटेस्ट जो आपके संशोधन जो बहुत ज्यादा फेमस रहा वो था आपके 2019 वाला 2019 एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट के अंदर 2019 के अंदर जो ये संशोधन किया गया। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं आपकी बात करूं तो सिटीजनशिप एक्ट में 2 मुख्य बातें बताई गई है। एक, भारत में नागरिकता को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, और दूसरा, भारत में नागरिकता को समाप्त कैसे किया जा सकता है। आप कहोगे सर आर्टिकल नंबर 10 में तो आप कह रहे थे भारत की नागरिकता को समाप्त कर ही नहीं सकते। मैंने आपको बताया भी था कि कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि नागरिकता समाप्त हो जाती है। जबरदस्ती ना करे भले ही, पर कुछ तरीकों से हो भी जाती है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 9 में एक तरीका बताया है, क्या? किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता तो समाप्त हो जाएगी ना, तो उसको भी तो बताना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था नेचुरलाइजेशन वाले जो नागरिकता है उनकी भी छीन सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है सिटीजनशिप एक्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो एक एक करके अपन इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की यहाँ पर नागरिकता अधिनियम 1955 की। तो ये जो अमेंडमेंट है कितनी बार किए जा चुके हैं? 6 बार किए जा चुके हैं। एक तो इसको याद रख लेना, एक बार किया था 1986 में, फिर किया 92 के अंदर, फिर किया 3 में, फिर किया 5 में, फिर किया 15 में, और फिर किया 19 में। हो सके तो कब कब अमेंडमेंट किया उसको भी थोड़ा देख लेना भाई। 1955 में तो आया ही था, 1986, 92, 2003, 2005, 2015 और 2019, ये 6 बार जो संशोधन इसके अंदर किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर अपन ने क्या कहा कि भारत में नागरिकता प्राप्ति के क्या कुछ तरीके हैं वो सब बताया गया। इस के अंदर यदि हम देखें तो 5 तरीके बताए गए हैं जिससे कि भारत में नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। कितने तरीके बताए गए? 5 तरीके बताए गए जिससे कि भारत में नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। और उसको याद रखने के लिए मैं आपको याद करवाता हूं नेचुरल बर्ड से। उन 5 तरीकों को कैसे याद रखो? नेचुरल बर्ड। एक एक करके सारी चीज को समझेंगे, याद करेंगे। नेचुरल बर्ड का मतलब क्या है? तो प्राकृतिक रूप से एक पक्षी उड़ता उड़ता भारत के अंदर आ गया और उसको हमने बना दिया भारत का नागरिक है तुम अब से। तो बस यही ट्रिक है हमारी। नेचुरल का मतलब है यहाँ पर नेचुरलाइजेशन, यानी कि प्राकृतिकरण। नेचुरलाइजेशन की हिंदी क्या हुई? प्राकृतिकरण। ठीक है। बी का मतलब है यहाँ पर बाय बर्थ,
जन्म से कोई भारत में नागरिक है। आई का मतलब इंसीजन टू एनी टेरिटरी, किसी क्षेत्र को शामिल करना। आर का मतलब रजिस्ट्रेशन। डी का मतलब डिसेंट यानी कि वंश। तो ये 5 तरीके हैं। अभी थोड़ी देर में देखो आपको सारे याद हो जाएंगे, एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो एक्ट है आपके, हमने पहले कुछ एक्ट के बारे में बेसिक जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा सिटीजनशिप एक्ट कब का है? तो सिटीजनशिप जो एक्ट है वो 1955 का है। कब पारित हुआ था? तो हम कहेंगे जी 30 दिसंबर 1955 को पारित हुआ था। कौन से आर्टिकल से पावर मिलती है? तो हमने कहा भाग 2 के आर्टिकल नंबर 11 से संसद को ये पावर मिलती है। कितनी बार इसमें संशोधन हो चुका है? तो हम कहेंगे जी 6 बार इसमें संशोधन हो चुका है। एक बार 1986 में, फिर हुआ 1992 में, फिर हुआ 2003 में, फिर हुआ 2005 में, फिर हुआ 2015 में और लेटेस्ट जो है वो 2019 में। ठीक है, क्या कुछ इसमें बताया गया है? चलो भाई सेक्शन वाइज चलते हैं। चलो भाई सेक्शन वाइज बात करते हैं। तो हमने कहा भारतीय सिटीजनशिप एक्ट का जो सेक्शन 2 है, आपको पता है पहले भी मैंने कई बार बताया हुआ कि सेक्शन 1 और 2 में नॉर्मली यही होता है कि सेक्शन 1 कहाँ तक इसका विस्तार है और सेक्शन 2 के अंदर सामान्यतः होती है परिभाषाएं। तो सेक्शन 2 के अंदर यहाँ पर परिभाषाएं बताई गई है। सेक्शन 2 में क्या बताई गई है? परिभाषाएं बताई गई है। परिभाषाएं जैसे कि इल्लीगल माइग्रेंट्स किसे कहा जाएगा? एक परिभाषा के बारे में अपन जान लेते हैं, इल्लीगल माइग्रेंट, अवैध प्रवासी। अवैध प्रवासी, इसकी परिभाषा भी यहां पर बताई गई है। एक बार थोड़ा सा अवैध प्रवासी के बारे में जान लो। मान लो मैं ये कहता हूं कि कोई व्यक्ति इंग्लैंड से आया है भारत में, इंग्लैंड से आया है भारत में, तो क्या इस व्यक्ति को मैं प्रवासी कह दूं? ओके, बिल्कुल ठीक बात है। जो दूसरे देश से आया है, दूसरे देश को अपन कहते थे प्रदेश, पर यानी कि दूसरा प्रदेश, वास, कहां पर वास है? दूसरी जगह पर, वो क्या कहलाएगा? प्रवास। तो वहां से आया व्यक्ति क्या कहलाएगा? प्रवासी। ठीक है, इंग्लैंड से भारत में आया व्यक्ति प्रवासी कहलाएगा। लेकिन कैसा प्रवासी है? ये वैध है या फिर अवैध है? आप कहोगे प्रॉपर तरीके से आया है, डॉक्यूमेंट के साथ आया है, वीजा वगैरह है, तो क्या है? वैध है। और वीजा वगैरह यदि नहीं है तो वो क्या है? अवैध है। तो इसी तरीके से हमने कहा अवैध प्रवासी का मतलब क्या होता है? जो कि इल्लीगल तरीके से भारत में आया है। इल्लीगल तरीके से कैसे आ सकता है? तो भाई भारत और बांग्लादेश के बीच में तारबंदी की बड़ी एक समस्या है और बहुत बड़ी संख्या में भारत के अंदर जो लोग आ जाते हैं, और मुख्य रूप से अवैध प्रवासी वाला जो शब्द है वो इन्हीं के लिए गढ़ा गया। अवैध प्रवासी बांग्लादेशी जो भारत के अंदर इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं। ठीक है, इसी परिभाषा के अंदर अभी हाल ही में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 था, इसी परिभाषा के अंदर मुख्य रूप से संशोधन किया गया था। इसी परिभाषा में किया गया था मुख्य संशोधन। ठीक है, अब इसके बारे में अपन थोड़ा आगे चल के फिर चर्चा करेंगे। अब हम मुख्य रूप से चल लेते हैं आपके जो नागरिकता प्राप्ति के तरीके हैं, इस पर चल लेते हैं। जो नागरिकता प्राप्ति के तरीके हैं, हमने कहा कितने तरीके हैं जी? तो हमने कहा जी 5 तरीके हैं। एक है सेक्शन 3 के अंदर जन्म के आधार पर, सेक्शन 4 के अंदर वंश के आधार पर, वंश के आधार पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे बन सकता है। सेक्शन 5 में क्या है? रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 6 में क्या है? नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण। सेक्शन 7 के अंदर क्या है? क्षेत्र समाविष्टि। क्षेत्र समाविष्टि का यहाँ पर मतलब, चलो एक सब मतलब को तो समझना ही है, अभी एक एक करके समझेंगे। ठीक है, पहले कुछ बेसिक बातें जो लिखी हुई देख लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद नागरिकता प्राप्त करने और उसे खोने यानी कि समाप्ति का प्रावधान करता है। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955, हाँ ये वो एक और पॉइंट, मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 में राष्ट्रमंडल की नागरिकता का भी प्रावधान था। कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप, आपको पता है हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। कॉमनवेल्थ क्या है? राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सामान्यतः या कहें अधिकतर ब्रिटेन के गुलाम जो देश है उनका एक संगठन है। ब्रिटेन ने इसको बनाया। तो हम पहले जो है इनकी नागरिकता का एक अलग से प्रावधान था, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इस प्रावधान को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया कि कॉमनवेल्थ की नागरिकता का कोई प्रोविजन नहीं अभी। ठीक है, तो हमने कहा नागरिकता प्राप्त करने के भारतीय इस एक्ट के द्वारा कितने तरीके बताता है? 5 तरीके बताता है। ठीक है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले बात करते हैं जन्म के आधार पर। सेक्शन 3 क्या बताता है? जन्म के आधार पर भारत का नागरिक।
सेक्शन 3 जन्म के आधार पर भारत का नागरिक। ठीक है, देखो भाई, जन्म के आधार पर भारत का नागरिक, जन्म के आधार पर भारत के नागरिक के लिए सबसे पहले यह कहा गया कि भारत में जन्म हुआ होना चाहिए। सबसे पहले क्या कहा गया, भारत में बच्चे का जन्म हुआ है तो माता पिता की राष्ट्रीयता जो भी हो, हाँ, तो अपन ने क्या कहा, सबसे पहले क्या, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, भारत में, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, भारत के अंदर, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। सो सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, कुछ नहीं कराना, ऑटोमेटिकली वो भारत का नागरिक है। आप कहोगे, मैं आपसे पूछूं कि आप क्या भारत के नागरिक हो, आप कहोगे बिल्कुल हम भारत के नागरिक हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि क्या सर्टिफिकेट है, दिखाओ, बताओ क्या सर्टिफिकेट है। आप कहोगे सर आधार कार्ड है। मैं कहूंगा आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो सर वोटिंग कार्ड, मैं कह रहा हूं आपकी एज ही 15 साल है, 15 वर्ष की आयु है आपकी, अब बताओ आपके पास जो है वो भारत के नागरिक होने का क्या प्रमाण है। आप कहोगे सर जन्म प्रमाण पत्र है मेरे पास। क्या मेरे पास, जन्म प्रमाण पत्र, मेरा जन्म भारत के अंदर हुआ तो मैं भारत का नागरिक हूं। और ये हमें सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर कहा गया है, भारत में जन्म हुआ है तो आप भारत के नागरिक हो। फिर एक मुद्दा आया कि चलो ठीक है, ये बात समझ में आती है, भारत में वो जन्म हुआ है तो भारत का नागरिक है। फिर एक मुद्दा आया, एक विदेशी दंपत्ति, महिला पुरुष अमेरिका के थे, भारत के अंदर घूमने आए और काफी लंबे समय रहे, 2-3 महीने यहाँ पर रहे। महिला जो है पहले से प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी भारत के अंदर हुई, उसका जन्म कहाँ हुआ है, भारत में। क्या महिला और पुरुष में से कोई, दोनों में से कोई भी भारतीय नागरिक है क्या, बोले नहीं है। तो क्या अब इस बच्चे को भी भारत का नागरिक माना जाएगा, क्योंकि आप इसी अकॉर्डिंग ये कह रहे हो भारत में जन्म हुआ है तो भारत का नागरिक होगा। तो फिर हमें लगा ओहो, पॉइंट तो सही है। तो कहा भारत में जन्म होना चाहिए, प्लस एक पॉइंट और जोड़ रहे हैं, माता या पिता में से, माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक भी होना चाहिए, कोई एक भारतीय नागरिक भी होना चाहिए। दोनों ही यदि भारतीय नागरिक नहीं है तो उनकी संतान को भारत में नागरिक नहीं माना जाएगा। बोले ठीक है, हाँ अब सही है, अमेरिका से आए एक कम से कम भारत का नागरिक हो तभी माना जाएगा, यार ऐसे विदेशी आगे तो नहीं माना जाएगा। चलो ठीक है, एक से काम चल जाएगा, बोले हाँ एक से चल जाएगा। एक बांग्लादेशी अवैध प्रवासी था, घुसपैठिया, एक महिला थी जो कि अवैध रूप से भारत में आई थी, अवैध रूप से भारत में आई थी। वो यहां पर आके प्रेग्नेंट होती है, एक बच्चे को जन्म देती है। अब उसका पिता जो है वो तो भारतीय है, लेकिन वो जो महिला है वो भारतीय नहीं है, अवैध है, उल्टा अवैध प्रवासी। तो ऐसे तो बांग्लादेश से आके भारत के अंदर ये बच्चे पैदा करेंगे तो इनके बच्चे ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाएंगे। आपने कहा था माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, पिता भारतीय था। अब पिता भारतीय वाले में क्या आपको उतना बुरा नहीं लग रहा, एक काम करते हैं, सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लेते हैं पिता जो है वो बांग्लादेशी है, भारतीय महिला है, अब इनका बच्चा है। अब मुझे बताओ क्या इसके बच्चे को भी नागरिकता दे दें? आपके ना 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 ना, ये तरीका गलत है। पर भाई आपकी ये शर्त तो पूरी हो रही है ना, आपने कहा था माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, महिला है भारतीय नागरिक, ये अवैध रूप से आया हुआ है जो पिता है, तो इसलिए हमें एक शर्त और जोड़नी पड़ी। क्या जोड़नी पड़ी? पहली शर्त भारत में जन्म हुआ होना चाहिए, दूसरी शर्त माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, तीसरी शर्त माता या पिता में से कोई भी अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, माता पिता में से कोई भी अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, माता पिता में से कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। यह है भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता का तरीका। ये तीनों शर्तें पूरी करते हैं एक साथ तब कोई व्यक्ति भारत में जन्म से नागरिक बन सकता है। तो बस ये बताया गया सेक्शन 3 के अंदर। पहली बात जो कि 1 जुलाई 1987 तक रूल था, फिर 2004 तक जो रूल था, और फिर 2004 के बाद 3 दिसंबर वाला एक बड़ा चेंज हुआ था, 3 दिसंबर 2004
जब 2003 वाला एक्ट, हमने कहा था ना सिटीजनशिप में जो जो अमेंडमेंट हुए हैं, तो याद रखना 1986 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1987 में जाके लागू हुआ, 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ वो 2004 में जाके लागू हुआ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो अमेंडमेंट किए, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1927 तक ये रूल था। लेकिन 1986 वाला जो अमेंडमेंट किया उसमें इसकी वजह क्या रख दिया कि माता पिता में से एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। फिर भी हमें लगा कमी है, और 2003 में जब संशोधन किया तो कह दिया दोनों में से एक भारतीय और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कहा गया। ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होते। किस पर लागू नहीं होते? पहला, विदेशी राजनयिकों के बच्चे, भारत में नियुक्त विदेशी दूतावासों के अधिकारियों के बच्चे। भाई कोई आपके फॉरेन, मतलब कि आपके यूएसए का कोई वो है, आपके क्या कहते हैं, राजदूत हैं भारत में जो रहते हैं, उनके ऊपर लागू नहीं होते। या फिर युद्ध की स्थिति में शत्रु देश के नागरिक, पता लगा कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति है, आया वैध तरीके से हुआ है। कैसे आया हुआ है? वैध तरीके से आया हुआ है। भारत की महिला है, वो भी वैध तरीके से भारत की महिला है, नागरिक है। अब उनके जो बच्चे हैं, क्या वो भी नागरिक माने जाएंगे? शत्रु देश के बच्चे को आप नागरिक मान लोगे तो हम कहेंगे इसके ऊपर ये लागू नहीं होते, इनके ऊपर ये लागू नहीं होते। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। सेक्शन 4, जिसमें क्या बताया गया? वंश द्वारा नागरिकता। सेक्शन 4, उम्मीद है यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। हाँ, थोड़ा सा डिटेल में तो है, क्योंकि हम चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं, और जिस तरीके से आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है हमें चीजों को डिटेल में पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। तो वंश द्वारा नागरिकता, ठीक है, एक बार समझ लो चीजों को, रट्टा मारने का देख लेना, याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं कि मोटा मोटा समझ बनी हो। तो आपको मुझे लग रहा है ज्यादा मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन पूछेंगे ना तो यहाँ तक पूछेंगे कि वंश, देखो सबसे आसान क्वेश्चन क्या होता है कि भारत में कितने प्रकार के नागरिकता के तरीके हैं। दूसरा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन क्या हो सकता है, नागरिकता प्राप्ति के तरीके कौन से एक्ट में बताए गए हैं। थोड़ा सा और टफ क्या हो सकता है, जो एक्ट है नागरिकता के लिए वो कितनी बार संशोधन हुआ है। और टफ क्या हो सकता है कि जो तरीके हैं वो कौन कौन से सेक्शन में कौन सा है, सेक्शन 3 में कौन सा है, 4 में कौन सा है, 5 में कौन सा है। इससे भी ज्यादा टफ ये तारीखें वाली पूछ ले, इनमें से कौन सा आधार है जिसमें कि वंश द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ये बहुत टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, ये मैं आपको अंतिम जय की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए इसको कोई ज्यादा लोड नहीं लेना, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। यह प्रावधान उन व्यक्तियों के लिए जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ है, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई पहला बच्चा जो कि भारत के अंदर जन्म हुआ वो तो मौज कर रहा है, भारत का जन्म में, भारत में जन्म हुआ है तो भारत का नागरिक होगा। अब मान लेते हैं कि ऐसे ही कोई भारत की दंपति बी है, जो कि बी नाम का बच्चा होता है, जो कि लंदन में हो गया। कहाँ हो गया? लंदन में। तो क्या अब ये बी जो है ये भारत का नागरिक होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई, बी भारत का नागरिक होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, और यदि उसने विदेश में भी जन्म दिया है तब भी वह भारत का नागरिक होगा। बस एक बार क्या करवा लो, उसका पंजीकरण करवा लो, एक बार उसका क्या करवा लो, पंजीकरण करवा लो, ठीक है। तो वंश द्वारा नागरिकता ये होगी, माता पिता में से कोई भी एक। भाई आप देखो ना, भारतीय दंपति थी, एक महिला थी एक पुरुष था, ये जो है वो लंदन में गए, वहां पर बच्चे का जन्म हुआ, क्या इसको नागरिक नहीं मानोगे? तो हम माता पिता में से कोई भी एक भारतीय हो तो काम चल जाएगा। हालांकि शुरुआत में क्या कहा गया था, सिर्फ पिता। देखो वंश द्वारा नागरिकता क्या है, पहले क्या रूल था? पहले रूल था कि जन्म के समय पिता का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। फिर क्या गया, ये तो यार एक्ट ही गलत है यार, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आपके माता का क्या, फिर पिता का होना, भारतीय नागरिक होना जरूरी, माता का नहीं होना जरूरी है क्या? तो 1992 वाला जब संशोधन हुआ तो क्या कह दिया, माता पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक हो चलेगा। उसके बाद क्या कह दिया भाई, माता पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक हो चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जन्म के 1 वर्ष के भीतर इसका पंजीकरण तो करवाओ ना भाई, और ये तय करो कि इस बच्चे का आपने उस देश का पासपोर्ट नहीं बनवाया, कहीं पता लगे दोनों का लेके घूम रहे हो, तो ऐसा ना करो भाई, ठीक है ना। इस तरीके से हमने 2 बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली, एक बार मैं फिर से आपको भी समझा देता हूँ। एक हमने पढ़ा जन्म के आधार पर नागरिकता, जो कि सेक्शन नंबर 3 में है। एक हमने पढ़ा वंश के आधार पर नागरिकता, जो कि सेक्शन नंबर 4 के अंदर है। सेक्शन नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा कि वह भारत में जन्म हुआ हो। पहले तो सिर्फ यही शर्त थी, बाद में इसमें एक और जोड़ दी कि माता पिता में से एक नागरिक होना जरूरी है। तीसरी शर्त और जोड़ दी कि इनमें दोनों में से कोई भी अवैध प्रवासी भी नहीं होना चाहिए।
और 2 लोगों पर ये लागू नहीं होती, वो हमने देख लिया। सेक्शन नंबर 4 में क्या कहा? पिता, पहले तो क्या था? पिता भारतीय नागरिक होना चाहिए, बच्चे का जन्म भाई भले ही बाहर हो गया हो। फिर क्या कहा? माता पिता में से कोई भी नागरिक हो और जन्म बाहर हो गया हो चलेगा। फिर क्या कहा? फिर कहा कि माता पिता में से कोई भी एक भारतीय होना चाहिए, प्लस 1 साल के अंदर अंदर क्या करवा लिया जाए? पंजीकरण करवा लिया जाए, और ये तय कर दिया जाए कि बच्चे का दूसरा कोई पासपोर्ट नहीं बनवाया है। तो इस आधार पर क्या मिल जाएगी? वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। अब हम चलते हैं तीसरा, जो है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। या पर एक काम करते हैं, थोड़ा सा चलो सीक्वेंस में चल लेते हैं भाई। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन द्वारा जो है वो आपके नागरिकता। तो अब ये पंजीकरण द्वारा जो नागरिकता है, इनका क्या मुद्दा है भाई? सुनो एक बात को ना, तो सेक्शन नंबर 5 जो है उसमें नागरिकता मिलती है किस आधार पर? पंजीकरण के आधार पर, ठीक है। अब कोई ये कहे कि भाई देखो, ए नामक बच्चा था, इसका जन्म भारत में हो गया, नागरिकता मिल गई, बढ़िया है। ये बी है, इसका जन्म भारत से बाहर हुआ, लेकिन इसके माता पिता जो थे सी और डी वो भारत के थे, इसलिए इसको भी नागरिकता मिल गई, ठीक है। कुछ लोग अभी भी रो रहे हैं कि हमें भी चाहिए भारत की नागरिकता। वो कौन कौन लोग हैं? एक व्यक्ति है ए, जो कह रहा है यार मैं भारतीय मूल का हूं, भारतीय मूल का हूं। भारतीय मूल का इंडियन ओरिजिन क्या मतलब हुआ? इंडियन ओरिजिन का मतलब, मान लो ये 1960 में कभी भारत का नागरिक रहा हो, 1980 तक आते आते नागरिकता छोड़ दी, अब 2026 में इसको वापस याद आया कि यार मैं तो भारतीय मूल का हूं और पिछले 5-7 वर्षों से यही पड़ा हुआ हूं, तो मुझे क्या बना दो? भारत का नागरिक बना दो। एक तो इस प्रकार के लोग हैं। दूसरे है बी, ये है बच्चे। कौन से बच्चे? ये कह रहे हैं कि यार हमारे माता पिता भारतीय हैं, हम लंदन में बैठे हैं, हम जन्म जब हुआ तभी मैं तो मौसी के पास आ गया था, लंदन में बैठा था। अब मैं यार चाहता हूँ मेरे को क्या बना दो, आप वापस भारत का नागरिक बना दो। तो इस प्रकार के कई सारे लोग हैं। या फिर एक और व्यक्ति मान लो, ये है कोई भारत का नागरिक ए, उसने, उसकी जो पत्नी है बी, वो लंदन की मतलब कि ब्रिटेन की नागरिक है, वो उसको शादी करके बी को ले आया भारत में। अब ये बी कह रही है कि मेरे को भी भारत का नागरिक बना दो, क्योंकि मेरा पति जो है वो क्या है? भारत का नागरिक है, मेरे को भी बना दो। इस प्रकार के कई सारे लोग हैं। तो इनको हमें नागरिक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इनको क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? रजिस्ट्रेशन के अंदर एक निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। किसकी शपथ लेनी पड़ती है? निष्ठा की शपथ। वो कहते हैं कि भाई मैं भारत के प्रति पूरा निष्ठावान हूं। इस प्रकार की शपथ लेनी क्या होती है? अनिवार्य है ना। ऐसे ऐसे लोगों को बना रहे हैं भारत का नागरिक, तो थोड़ी तो कुछ रखेंगे ना। तो इन्होंने निष्ठा की शपथ जो भारत के अंदर ली है, क्या है भाई? देखो बहुत सारी कैटेगरीज है, एग्जैक्टली फैक्ट के साथ याद रख पाना उतना आसान नहीं है। यदि आपका इस टॉपिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना हो तो याद रख पाना उतना आसान नहीं है। इसलिए ज्यादा चिंता करने की बजाय सेकंड हाईएस्ट जो स्टेज है वो है यहां तक की कि कौन से सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, और बिल्कुल हाईएस्ट स्टेज है कि वो एग्जैक्ट प्रोविजन क्या है। जितनी आपकी इच्छा उतना पढ़ो, मैं आपको पूरा पढ़ा देता हूं, ठीक है। तो हमने क्या कहा? पंजीकरण द्वारा। पहली बात, भारतीय मूल का व्यक्ति है जो आवेदन करने से पहले 7 वर्ष से भारत में रह रहा है। ये हमने क्या कहा था? ये 3 अलग अलग प्रकार के लोग हैं। पहला तो क्या? भारतीय मूल का, जो कि क्या है? जिस समय में आवेदन किया है 7 वर्ष से भारत में रहता है, इसको हम नागरिकता दे सकते हैं। 7 वर्ष से कहाँ रहता है? भारत में रहता है, इसको हम नागरिकता दे सकते हैं। दूसरा, भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश में रह रहा हो, कि भाई भारतीय मूल का व्यक्ति है, उसको तो हम नागरिकता वैसे ही दे देंगे, बस ये पाकिस्तान, बांग्लादेश यहां ना रहता हो, अविभाजित भारत के बाहर किसी दूसरे देश में रहता हो, अविभाजित बाहर भारत के बाहर किसी दूसरे देश में रहता हो। क्योंकि हमेशा कह यार, ये पाकिस्तान वाला जो आ रहा है वो ये कह रहा है कि मैं भारतीय मूल का हूं, मेरे दादा परदादा कभी भारत के नागरिक थे, अब मुझे वापस नागरिक बना लो। हमें इसके ऊपर शक है, ये क्यों आ रहा है? तो अविभाजित भारत के बाहर कोई व्यक्ति रह रहा है और वो भारत का नागरिक बनना चाहता है और मूल रूप से वो भारतीय था, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे आ जाओ। और यदि वैसे 7 वर्ष से, यानी कि ये इन देशों से आ रहा है, तो फिर कितने वर्षों से रह रहा हूं? 7 वर्षों से रह रहा हूं। अब आ जाते हैं बच्चों पर।
बच्चों में क्या कह रहे हैं, भारत, अच्छा एक ये विवाह वाला और देख लो, भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो आवेदन से 7 वर्ष से भारत में रह रहे हैं। तो ये जो महिला थी ना, जिसका नाम हो सकता है सोनिया गांधी भी हो सकता है, तो वो यदि जो है विवाह कर लेती है भारतीय पुरुष से और उनको नागरिकता मिल सकती है यदि 7 वर्ष से वो भारत में रह रही हो। इसको लेकर जो इंदिरा गांधी पर कई सवाल, सॉरी आपके सोनिया गांधी पर कई सवाल उठाए जाते हैं कि वो भारतीय नागरिक बहुत जल्दी बन गई। जब राजीव गांधी से शादी हुई उसके बाद में 7 साल उनको भारत रहना चाहिए था, उसके बाद वो नागरिक बनती, लेकिन इस मुद्दे पर सवाल उठाए जाते हैं। टेक्निकल क्या है वो आप कानूनी उनके केस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन ध्यान रखना 7 वर्ष से भारत में रह रही हो और भारतीय पुरुष से शादी कर रखी हो तो नागरिकता मिल जाती है। नाबालिग बच्चे जिनके माता पिता भारत के नागरिक है, बच्चे यदि नाबालिग है तो उनको सीधे ही नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि माता पिता नागरिक है तो हम उनको भी नागरिकता दे देंगे। पूर्ण आयु का व्यक्ति है उसको भी हम, माता पिता उनके यदि नागरिक हैं भारत के तो उसको भी हम दे देंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बच्चों को हम ज़्यादा कुछ खास नहीं कह रहे। पूर्ण आयु का व्यक्ति जिसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक रहे हो और आवेदन करने से जो 12 महीने से वो भारत में रह रहा हो, ठीक है। और उसके बाद में एक आ गया ओसीआई कार्ड धारक जो 5 वर्ष से ओसीआई के रूप में पंजीकृत। ओसीआई क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। और आवेदन से 12 महीने से भारत में रह रहा हो। लेकिन इसमें मुख्य बात याद रखने की है, निष्ठा की शपथ लेना सभी के लिए क्या है, अनिवार्य। तो ये हमने देखा जी यहाँ पर क्या, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, पंजीकरण के आधार पर, ठीक है। तो हमने देख लिए 3 आधार पर, एक तो जन्म के आधार पर नागरिकता, दूसरा हमने देख लिया वंश के आधार पर नागरिकता, तीसरा हमने देख लिया पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। और अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर कौन से पर, 3 में था जन्म, 4 में था वंश, 5वें में था पंजीकरण, 6ठे में आ जाएगा आपके प्राकृतिकरण। 6ठे में क्या आ जाएगा आपके, प्राकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन, ठीक है। अब देखो भाई, एक व्यक्ति है जो कि ऑस्ट्रेलिया से आया, भारत में नौकरी कर रहा है, भारत में उसको रहते हो गए 12 साल, 14 साल मान लो, पिछले 12 वर्षों से ज्यादा उसको हो गए, लगातार हो गए। ये कह रहा है कि देखो मेरा जन्म भारत के अंदर नहीं हुआ, यानी कि मैं जन्म के आधार पर नागरिक नहीं बन सकता। मेरा जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ, मेरे माता पिता भी कोई भारत के नागरिक नहीं थे, यानी कि मैं वंश के आधार पर भी नागरिक नहीं बन सकता। मैं कोई भारतीय मूल का भी नहीं हूं तो मैं वैसे भी भारत का नागरिक नहीं बन सकता। लेकिन ये तीनों आधार तो मेरे ऊपर लागू नहीं होते। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति कह रहा है कि यार मुझे भारत रहते हुए 14 साल हो गए, मैं प्राकृतिक रूप से खुद को भारतीय मानने लग गया हूं, मेरे अंदर से मुझे लगने लग गया मैं भारतीय हूं, मेरे लक्षण भारतीय जैसे हो गए हैं, मैं कहीं पर भी कचरा फेंक देता हूं टाइप का हो गया हूं, इसलिए मुझे क्या बना दो यार, तुम भारतीय नागरिक बना दो, क्योंकि मैं प्राकृतिक रूप से क्या हो गया हूं, नागरिक। तो ऐसे लोगों को भी नागरिकता दी जा सकती है और ये आपके कौन सा तरीका कहलाता है, प्राकृतिकरण, ठीक है। एक बात और याद रखना, हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ लोगों की नागरिकता छीनी जा सकती है। तो नागरिकता सिर्फ किन की छीनी जा सकती है, एक तो ये वाले जो यूं प्राकृतिकरण के तहत बन के आए हैं, और दूसरे ये रजिस्ट्रेशन वाले, पंजीकरण वाले, इन 2 की छीनी जा सकती है। बाकी 5 में से 3 तरीके जो है, कोई जन्म के आधार पर भारत का नागरिक बना है, कोई वंश के आधार पर, या क्षेत्र समाविष्टि, इनकी भारत में नागरिकता नहीं छीनी जा सकती, ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्राकृतिकरण के आधार पर नागरिकता जो है, नेचुरलाइजेशन के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है, क्या क्या शर्तें इसके लिए। पहली बात, आवेदक उस देश का नागरिक ना हो जहां भारतीयों को प्राकृतिक रूप से नागरिक बनने से रोका जाता है। मान लो कि वो ऐसे देश से आ रहा है जो देश हमें यानी कि भारतीयों को अलाउ नहीं करता नागरिकता देना। पता लगा कि वो आ रहा है कहां से माने, पाकिस्तान से मान लेते हैं। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम भारतीयों को नागरिकता देंगे नहीं, या कम से कम इस प्राकृतिकरण वाले तरीके से तो नहीं देंगे। और वो भारत में आ रहा है और कह रहा है कि मुझे नागरिकता दे दो। ये क्या बात हुई भाई, वो उनका देश हमारे वालों को नहीं दे रहा, हम उनको कैसे दे दें। तो सबसे पहली शर्त तो क्या है, ऐसे देश से नहीं होना चाहिए जिन्होंने कि हमारी नागरिकता को रोक रखी हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली नागरिकता छोड़ के आओ। कहीं पता लगे ऑस्ट्रेलिया का नागरिक भी बना हुआ हूं और आपको भारत की भी नागरिकता दे दो ना, हमारे यहाँ अलाउ ही नहीं है, हमारे यहाँ पर एक ही देश की नागरिकता अलाउ है। तो आपको पहले क्या करके आना पड़ेगा, विदेशी नागरिकता छोड़ के आनी पड़ेगी। तीसरी शर्त, आवेदन कर रहे हो तो कम से कम पिछले 12 महीने से तो लगातार भारत में रह रहे हो।
कम से कम पिछले 12 महीने से भारत में आपका निवास क्या है, अनिवार्य है। वो क्या, हाँ सर पक्का 1.5 साल हो गया है, गया ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ही नहीं गया। तो 3 शर्तें पूरी हो गई। पहली बात, ऑस्ट्रेलिया ऐसा कोई देश है नहीं जिसने हमारी नागरिकता रोक रखी है। दूसरी बात, विदेशी नागरिकता को त्याग करके आए। तीसरी बात, आवेदन करने से ठीक पहले कम से कम 12 महीने से रह रहा है। केवल 12 महीने से काम नहीं चलेगा, टोटल 14 साल भारत में रहो। 14 में से कम 12 वर्ष, तो पिछले 14 वर्षों में से कुल 11 वर्ष भारत में बिताए हो। पिछले 14 वर्षों में से कितने, 11 वर्ष भारत में बिताए हो, तभी इस ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है। पिछले 14 में से कितने, 11 वर्ष। आप कहोगे ये क्या कैलकुलेशन है 14 में से 11? अरे भाई, कोई व्यक्ति वापिस छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर भी तो जाता है। मान लो 3 महीने ऑस्ट्रेलिया रह के आ गया तो उसको कट कर दो, फिर 3 महीने और रह के आ गया उसको भी कट कर दो। ऐसे 4 बार गया तो 1 साल कट हो गया, तो 14 में से 13 साल रहा हूं। तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, 14 में से कितना, 11 साल भारत के अंदर रहा हूं। ठीक है, कितना, 14 में से 11 साल। और इसके अलावा वो 1 साल से तो लगातार भारत में पढ़ा ही हुआ है, वो तो बनने का ही था। तो टोटल जो एक तरीके से देखें तो कितने हो गए, 12 साल हो गए। 12 साल से 14 में से 11 प्लस 1, 12 साल से भारत में रह रहा हूं। लेकिन 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 हमने यहां पर एक अपवाद छोड़ दिया। एक अपवाद क्या कहा, जो कि बड़ा फेमस हुआ, किस रूप में, CAA 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 19। हमने कहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन 3 देशों से कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई या पारसी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई या पारसी, यदि भारत में पिछले 5 वर्षों से लगातार रह रहा है, और 1 वर्ष से लगातार रह रहा है, और वैसे टोटल 5 वर्ष से ज्यादा बिताए हैं, या टोटल यूं कह लो 6 वर्ष बिताए हैं, जैसे उधर टोटल 12 वर्ष थे ना, उसी तरीके से यहाँ पर टोटल 6 वर्ष बिताए हैं, उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। CAA कानून यही तो था कि बाकी देशों के लिए तो हमने कितना क्या रखा है, 14 वर्षों में से 11 वर्ष कम से कम भारत में रहे हो। इन 3 देशों से इस 6 धर्म के लोगों के लिए क्या कह दिया, 6 वर्ष में काम चल जाएगा। तो आपको बस इतनी सी बात थी क्या, इसके लिए अल्लाह मचा रखा था क्या? इतनी सी बात नहीं थी। बात ये थी कि ये जो लोग आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, ये लीगल तरीके से आए हैं, वैध तरीके से आए हैं, और ये जो 6 वर्षों से रह रहा है, हो सकता है ये अवैध नागरिक है, तब भी इनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि माना यह गया कि बांग्लादेश में यदि किसी हिंदू पर, सिख पर, बौद्ध पर, जैन पर, ईसाई पर या पारसी पर अत्याचार होता है, क्यों इसमें मुस्लिम पर नहीं हो सकता क्या? सरकार का मानना नहीं हो सकता। सरकार का कहना है ये तीनों देश खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया है बकायदा, इसलिए मुस्लिमों पर अत्याचार करेंगे इसकी संभावना 0 है। यहां पर अत्याचार होता है किसी हिंदू पर या सिख पर, बौद्ध पर, जैन पर, ईसाई पर, पारसी पर। वो व्यक्ति यदि भाग के भारत में आ गया इल्लीगल तरीके से, अवैध तरीके से, और भारत में पिछले 6 साल से रह रहा है, तो उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसको प्राकृतिकरण के तहत भारत का नागरिक मान लिया जाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट था, उसमें इसी के लिए प्रोविजन किया गया था, जिसमें हमने क्या कहा, पिछले 14 में से 11 वर्ष भारत में बिताए हो, लेकिन CAA 2019 द्वारा रियायत दी गई किसको, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी के लिए अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 14 में से 11 की बजाय क्या कर दिया, 5 वर्ष। पिछले 14 वर्षों में से 5 वर्ष भारत में बिताए हो, प्लस ये 1 साल अलग है। ये रहा, आवेदन करने से ठीक पहले कम से कम 12 महीने से भारत में निवास अनिवार्य है। ठीक है, व्यक्ति का चरित्र उत्तम होना चाहिए, व्यक्ति को 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। पता लगे ऑस्ट्रेलिया वाले व्यक्ति आ रहे कह रहे कि मुझे तो अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी वाले भाई अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में है ही नहीं, तुझे मराठी आती है क्या गुजराती आती है क्या, छो आता है नहीं आता क्या, ठीक है एक तो आनी चाहिए, तभी हम जो तुझे नागरिकता देंगे। भारत में नागरिकता मिलने के बाद भारत में रहने या भारत सरकार में सेवा करने का इरादा, भारत में रहेगा कि नहीं रहेगा, नागरिकता लेके फुर
तो भारत में रहने का इरादा हो तभी देंगे। ठीक है, तो विशेष छूट विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति में विशिष्ट सेवा देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार इन शर्तों में छूट दे सकती है। निष्ठा की शपथ लेना सभी के लिए अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर सेक्शन नंबर 6, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, प्राकृतिकरण के आधार पर नागरिकता। एक बार फिर से सुन लो भाई पूरी कहानी। ये है एक व्यक्ति जो कि ऑस्ट्रेलिया से चलते चलते भारत के अंदर आ गया। कहां पर आ गया? भारत में आ गया। बोले क्या कि मैं पिछले 11 वर्षों से, या फिर कहे पिछले 14 वर्षों में 11 वर्ष कम से कम भारत में रहा हूं, और पिछले 12 महीने से तो लगातार भारत के अंदर पड़ा हूं। मुझे प्लीज क्या बना लो, भारत का नागरिक बना लो। हम इससे क्या क्या पूछेंगे? पहली बात ये बता कौन से देश से आया है? ऑस्ट्रेलिया से। चेक करेंगे एक बार, देखो भाई ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपनी नागरिकता पर कोई रोक तो नहीं लगा रखी? नहीं लगा रखी। ओके डन। सेकंड पॉइंट, बताओ भारत के प्रति निष्ठा रखते हो कि नहीं रखते हो, यानी कि अपने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता छोड़ के आए हो कि नहीं छोड़ के आए हो? बिल्कुल, विदेशी नागरिकता का त्याग कर दिया है। ओके डन। चरित्र तुम्हारा उत्तम है कि नहीं है? चरित्र उत्तम है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट लेके आ जाता हूँ कॉलेज प्रिंसिपल से, बताओ। डन। भाषा आती है कि नहीं आती है? 8वीं अनुसूची में जो है उसमें से एक सर आती है, गुजराती आती है, केम छो? ठीक, डन। उसके बाद में बताओ कि भारत में रहने का इरादा है कि नहीं है? बिल्कुल सर, इरादा है। डन। सर निष्ठा की शपथ लो, पहले कहो कि मैं भारतीय संविधान के प्रति और भारत देश के प्रति निष्ठा रखता हूं। सर पक्का निष्ठा की शपथ लेते हैं अपन, तो ये लो भाई डन। इस व्यक्ति को बना दिया जाएगा भारत का नागरिक। हाँ, बस एक अपवाद है, क्या? बांग्लादेश से, हिंदू, आपके पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, यदि 5 वर्ष भी रहते हैं तो भी नागरिक, और पिछले 12 महीनों से लगातार पढ़े हैं। ठीक है, इस आधार पर। और अब अपन चलते हैं नागरिकता प्राप्ति के आखिरी तरीके पर। मैं आपको 4 तरीके बता चुका हूं नागरिकता प्राप्ति के। सबसे पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा आपके रजिस्ट्रेशन के यानी कि पंजीकरण के आधार पर, चौथा आपके प्राकृतिकरण के आधार पर, और लास्ट है आपके क्षेत्र समाविष्टि। क्षेत्र समाविष्टि मतलब कि आपके किसी क्षेत्र को ही भारत में शामिल कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक देश था जिसका नाम था सिक्किम। क्या नाम था? सिक्किम। सिक्किम को ही हमने भारत में शामिल कर लिया। तो क्या सिक्किम के लोग भारत के नागरिक हुए कि नहीं हुए? हुए भाई। जो कोई क्षेत्र भारत में शामिल हो गया उसके सभी नागरिक जो उस देश के नागरिक थे ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक माने जाएंगे। कल को पता लगे लाहौर को हम भारत में शामिल कर लें तो लाहौर के जितने भी हैं यानी कि पाकिस्तान वाले जितने भी हैं ये भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो क्षेत्र समाविष्टि। ठीक है, और कितने लोग ऐसे हैं, कितने प्रकार के ऐसे हैं जो कि भारत के यूं मान लो एक तरीके से पक्के नागरिक है। पक्के नागरिक है ये 2 और एक ये। पक्के नागरिक का मतलब हुआ इनकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती, नागरिकता सिर्फ इन 2 की छीनी जा सकती है। और वो भी कब छीनी जा सकती है उसके भी प्रोविजन अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 5 हमने आधार पढ़े भारत के अंदर नागरिकता मिलने के। ये आ गया क्षेत्र समाविष्टि। कोई नया क्षेत्र भारत सरकार तय करती है कि क्षेत्र के कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। नागरिकता उस तारीख से शुरू होती है जो सरकार द्वारा नोटिफाई की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये फलाना। ठीक है, बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं इस एक्ट का एक सेक्शन और है जिसका नाम है सेक्शन 6A। वो है असम समझौते को लेकर जो कि 1985 में हुआ था। मन तो कर रहा है पूरी कहानी बता दूं पर कई लोगों के लक्षण नहीं है बैच के अंदर तो इसलिए नहीं बता रहा मैं। ठीक है, थोड़ी सी बात बता देता हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या है मामला? मामला देखो सर कुछ ऐसा है, ये बांग्लादेश से बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट करके इंडिया में आने लग गए। करोड़ों की संख्या के अंदर लोग आ गए। तो यहाँ पर असम में बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। असम के अंदर एक बड़ा आंदोलन हुआ कि भाई असम की पूरी डेमोग्राफी बदल रही है। यहाँ पर बाहरी जो बंगाली स्पीकिंग लोग हैं, हमारी असमिया लैंग्वेज तो रहेगी माइनॉरिटी और बंगाली स्पीकिंग लोग ज़्यादा आ रहे हैं, मुस्लिम ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे कल्चर को नुकसान हो रहा है। तो असम के अंदर एक अलग से जो एनआरसी करवाया गया और असम के साथ में एक अलग से समझौता हुआ 1985 के अंदर। राजीव गांधी जी के द्वारा समझौता हुआ ये। ठीक है, तो उसी समझौते के बारे में पढ़ रहे हैं। उस समय में सेक्शन 6A जोड़ा गया और क्या कहा गया उसके अंदर, तो आपके ये है आपके असम समझौता 6A नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 या वो 86 वाला जो वही यही है। क्या कहा गया? 1 जनवरी 1966 से लेकर पहले जो बांग्लादेश से आए प्रवासी हैं वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। फिर से सुनो मेरी बात को, क्या कहा कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत की तरफ आना शुरू हो गए हैं। क्यों शुरू हो गए? क्योंकि 1971 के अंदर बांग्लादेश में एक तरीके से
इस वाले पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान और ये वाला पहले क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, इनकी आपस में एक तरीके से क्या हो गई थी, लड़ाई। तो हमने कहा भाई देखो, जो लड़ाई के समय में आया है उसके प्रति हमारी कोई ज्यादा जिम्मेदारी नहीं बनती, वो तो डर गया है एक तरीके से, उसके प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है, दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो हम क्या करें। हाँ, जो इससे पहले आ गया, पहले कब, 5 साल पहले, 1966 से पहले आ गया, इसका मतलब वो वाकई में परेशान था यार, उससे गलती हो गई जो वहां पर गया, धूड़ खाई इसने, और इस व्यक्ति को हम सीधे सीधे ले लेंगे, कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, जो 5 साल पहले आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या कहा, इस तरीके से हमने 6A के अंदर क्या कहा गया, 1 जनवरी 1966 से पहले कोई आ गया तो सीधे सीधे भारत के नागरिक माने जाएंगे। हाँ, 66 से 71 के बीच में आए ये भी ठीक ठाक लोग हैं। 25 मार्च 1971 के बाद यदि जो आए हैं, जो युद्ध छिड़ने के बाद आए हैं, वो कोई हमारे नागरिक नहीं है, उसको नहीं मान रहे हम। 66 से पहले आगे नो क्वेश्चन, इसके बीच में जो आए कुछ कुछ प्रोविजन है, 71 के बाद आए कोई मामला नहीं है, उन्हें खुद को विदेशी के रूप में पंजीकृत करना होगा, पंजीकरण के 10 वर्ष बाद उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, और इन 10 वर्षों की अवधि के दौरान उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो इनके लिए हमने कुछ रख दिया रिलैक्सेशन। और 25 मार्च 1971 के बाद जो आए नो एंट्री, कोई आपको नागरिकता नहीं है। तो ये हमने असम समझौते के अंदर धारा 6A जोड़ी। और अब आता है आपके धारा 6B, जो कि आपके कौन से, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। क्या कहा, जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, क्या कहा, हमने कहा हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी पर लागू होता है। 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत में प्रवेश किया हो और वो पिछले 5 वर्षों से रह रहे हो तो उन्हें नागरिक माना जा सकता है, मुख्य रूप से प्राकृतिकरण के तहत, कुछ मामलों में पंजीकरण के तहत। भारत में प्रवेश की तिथि से ही उनकी नागरिकता मानी जाएगी, और नागरिकता मिलने के बाद अवैध प्रवासन से जुड़े सभी लंबित मामले क्या कर दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे। ठीक है, एक बात याद रखना कि यह कुछ क्षेत्रों के अंदर लागू नहीं होता। ये जो CAA कानून है, जब देखो मेरी बात सुनो, जब CAA कानून को लाया गया तो 2 प्रकार के विरोध हुए देश के अंदर। पहला विरोध हुआ मुस्लिमों का, उन्होंने कहा कि इसमें आपने हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी को ही क्यों रखा, मुस्लिमों को क्यों नहीं रखा। तो सरकार ने कहा कि भाई ये तीनों देश मुस्लिम देश है, यहां पर मुस्लिम होने के आधार पर इनके ऊपर अत्याचार नहीं हुआ। यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति भारत के अंदर आया है तो वो मजबूरी में नहीं आया, वो भारत की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देख के आया है, वो भारत में पैसे कमाने आया है। लेकिन कोई हिंदू यदि आया है, कोई सिख यदि आया है, इसका मतलब उनको वहां टॉर्चर किया गया था, इसलिए आए। इसलिए इस तरीके से मुस्लिमों को सरकार ने जवाब दे दिया कि नहीं, आपको हम नहीं रख रहे इसके अंदर, आपको मतलब कि इन 3 देशों के मुस्लिमों को, भारत की मुस्लिमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था दूर दूर तक। दूसरा विरोध हुआ यहां से असम से। असम वालों ने कहा अरे भाई, इसी चीज के खिलाफ तो हमने 1985 के अंदर हम विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर दिया, 80 लोग मारे गए। क्यों किया था कि ये यहां से लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, और आप इनको नागरिक बनाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। हमारे यहाँ पर जो हम कल्चर खराब हो रहा है, हमारे यहाँ पर लैंग्वेज में हम माइनॉरिटी में आ गए, सब कुछ ही हमारा तो बदल गया है। और उस समय में आपने प्रॉपर एग्रीमेंट किया था कि 1966 से पहले पहले जो आ गए उनको नागरिक मान लेंगे, 66 से 71 के बीच में, 25 मार्च 1971 के बीच में जो आए हैं उनको हम डाउट में रखेंगे और 10 साल बाद नागरिक मान लेंगे, और 1971 के बाद में जो आए उनके ऊपर नो एंट्री। अब आप क्या कह रहे हो कि दिसंबर 2014 तक जो भी आया है, तो इसका क्या हुआ, धारा 6A का क्या हुआ, जिसमें आपने कहा था 1971 के बाद जो आए उनके ऊपर नो एंट्री थी। तो सरकार ने कहा भैया ऐसे गुस्से मत हो, ये केवल हम जो वो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी के लिए कर रहे हैं, सबके लिए नहीं है। अरे सबके लिए छोड़ा किसको, सिर्फ मुस्लिमों को तो छोड़ा है, हमने ये नहीं चलेगा, हमारे बंद रहे, हमारे रद्द करो, बाकी पूरे भारत में भेजना भेज दो, हमारे नहीं चलेगा। सरकार ने ठीक, थोड़ा शांति रखो, शांति रखो। कुछ क्षेत्रों में यह लागू नहीं होता। किन क्षेत्रों में, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और कुछ क्षेत्र है ILP के, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आपको इसका मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट में लागू नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं है, इस राज्य के कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होता।
ये कुछ ऐसे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट वाले जहां पर कि कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होता। अब यदि अपन को याद रखना हो तो ओवरऑल लगभग सारे ही आगे, मिजोरम को 2 बार है, इसको हटा दें तो 1 2 3 4 5 6, कौन सा नहीं आया? अब मिजोरम भी तो है ना 7, बस सिक्किम नहीं आया, बाकी नॉर्थ ईस्ट वाले सारे ही हैं। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में थोड़े थोड़े ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि ये लागू नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बात कर ली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, और भारत में नागरिकता किन 5 तरीकों से मिलती है, एक एक चीज काफी डिटेल में अपन डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम चलते हैं नागरिकता समाप्त कैसे होती है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, भारत में नागरिकता को समाप्त कैसे किया जा सकता है। तो याद रखना इसको भी, भारत में नागरिकता को समाप्त करने के 2-3 बातें हैं, एक जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, एक जो कि इस एक्ट में लिखी गई है। कौन से एक्ट में? सिटीजनशिप एक्ट 1955। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें आर्टिकल नंबर 9 देखने को मिलता है और आर्टिकल नंबर 10 देखने को मिलता है। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 9 कहता है यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि भारत में नागरिकता समाप्त हो ही नहीं सकती, ये केवल संसद की विधि के अधीन है, यानी कि संसद एक्ट बना सकता है इसके लिए। संसद ने कौन सा एक्ट बनाया? एक्ट 1955। 1955 में कितने तरीके बताए गए? 3 तरीके नागरिकता की समाप्ति के, उसमें से एक तो यही है, 3 में से एक तो यही है जो दोबारा लिखा है। तो इसके अलावा 2 तरीके इसमें और बताए गए हैं। तो ओवरऑल यदि मुझसे पूछे कि भारत में नागरिकता समाप्ति के कितने तरीके हैं, हम कहेंगे 3 तरीके हैं। कितने तरीके? 3। नागरिकता मिलने के कितने तरीके थे? 5। सेक्शन नंबर भी मैं आपको बता देता हूं, 3 4 5 6 7 के अंदर अपन पढ़ के आए हैं। सेक्शन नंबर 3 में जन्म के आधार पर नागरिकता, सेक्शन नंबर 4 में वंश के आधार पर, सेक्शन नंबर 5 में रजिस्ट्रेशन के आधार पर, सेक्शन नंबर 6 में प्राकृतिकरण के आधार पर, और सेक्शन नंबर 7 के अंदर क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। अब चलते हैं समाप्त करना। समाप्त करना ये कौन से 3 में होंगे? सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 10 इसमें होंगे। चलो भाई देखते हैं नागरिकता समाप्ति के क्या तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है धारा 8 के अंदर, और वो है नागरिकता का परित्याग। ठीक है, नागरिकता का परित्याग मतलब कि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दी। कोई व्यक्ति कहे लो भाई अपन तो आज से भारत के नागरिक नहीं, रोज रोज का छापा खत्म, आज अपन तो भारत के नागरिक नहीं। उससे पूछा तू कौन से देश जाएगा? अरे बाद में देखेंगे यार, पहले भारत की नागरिकता समाप्त करो यार। भारत की नागरिकता अपन ने आज से क्या कर दिया है? समाप्त कर दी है, बाद में देखेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं आई थिंक नेचुरल सिटीजन, में ठीक है याद कर पा रहा हूँ, नेचुरल सिटीजन, जो किसी देश के नागरिक नहीं होते हैं। जैसे मदर टेरेसा, मदर टेरेसा किसी देश की नागरिक नहीं थी, नेचुरल सिटीजन कहलाते हैं लोग। मान लो किसी ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, दूसरे देश की नागरिकता देखेंगे मिल जाएगी तो ठीक है, एक बार भारत की तो छोड़ दी। भारत की छोड़ सकते हैं क्या यूं? हाँ बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन पता लगे कि भारत में पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है और बीकानेर बॉर्डर पर कुछ भारतीय नागरिक है, उनको लगाया यार ये सरकार अपने को लगाएगी युद्ध में और देश के काम आ जाएंगे, इससे अच्छा क्या करते हैं भारत की नागरिकता ही छोड़ देते हैं। सरकार कहेगी ना 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 ना, इस मौके पर नहीं छोड़ने देंगे, जब तक युद्ध चल रहा है तब तक हमारी मर्जी है, नागरिकता छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं दे रहे हम। ऐसा हो सकता है। एक्चुअल में हम रूस घूमने गए हुए, वहां पर हमारा जो गाइड था वो गुजरात का था और पिछले 12 साल से वहां पर रह रहा था। तो हमने उनसे पूछा यार आप रूस के नागरिक क्यों नहीं हो जाते, इतने साल हो गए, बहुत अच्छा देश है, हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा है, तो आप तो रूस के नागरिक क्यों नहीं हो जाते? उन्होंने कहा यार ठीक है, मैं नहीं यार बात तो बताओ क्या मामला है। उनका कि रूस में एक रूल है कि किसी भी नागरिक को युद्ध में भेजा जा सकता है, और हमारा चल रहा है यूक्रेन के साथ युद्ध और लंबे टाइम से चल रहा है और पता नहीं कितने टाइम चलेगा, किसी टाइम भेज देंगे, काम आ जाएंगे देश के, इससे अच्छा भारत के नागरिक पड़े अपन ठीक है, रह तो रहे रहने में तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, तो इसलिए हम नागरिकता नहीं ले रहे। भारत में पहले से कह दिया युद्ध के समय में किसी को नागरिकता छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, उस समय में हम आपकी नागरिकता छोड़ने के डिसीजन के ऊपर स्टे लगा सकते हैं। तो बस यही बात कह रहा है कि पूर्ण आयु और क्षमता का कोई भी नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ सकता है। घोषणा जैसे उसने कर दी उसके पंजीकरण पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, जैसे उसने घोषणा कर दी उसका रजिस्ट्रेशन करवाया और नागरिकता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके ऊपर स्टे कब लगा सकते हैं? जब युद्ध में शामिल हो, तो केंद्र सरकार पंजीकरण को रोक सकती है। ठीक है, यदि भारत किसी युद्ध में शामिल है तो केंद्र सरकार उसको क्या करेगी? पंजीकरण को रोक देगी। अच्छा, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लो ए व्यक्ति है जिसने यूं गुस्से में आकर जो अपनी नागरिकता छोड़ दी, यही मान लो ये अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार ने अपनी नागरिकता छोड़ दी, ठीक है, तो उसके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उनकी भी नागरिकता चली जाएगी क्या? तो देखो भाई, जब माता पिता नागरिकता छोड़ते हैं तो उनके नाबालिग बच्चे भी स्वतः भारतीय नागरिकता खो देते हैं, नाबालिग जो बच्चे हैं। और जो ऐसे बच्चे 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के 1 वर्ष के भीतर पुनः नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के थ्रू। किसके थ्रू? रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तो यदि ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों ने नागरिकता छोड़ दी है, तो उनके बच्चे जो नाबालिग हैं उनकी भी स्वतः नागरिकता चली जाएगी। लेकिन वो जैसे ही 18 वर्ष के होते हैं तो उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है नागरिकता की समाप्ति, जो हमने आर्टिकल नंबर 8 में पढ़ा था। इधर सेक्शन नंबर 9 में है। सॉरी, उधर आर्टिकल नंबर 9 में पढ़ा था, इधर सेक्शन नंबर 9 में है। आर्टिकल नंबर 9 में क्या पढ़ा था? कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत का भी नागरिक माना जाता है। तो वही है, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। यह निर्णय सचेत और बिना किसी दबाव के होना चाहिए। यदि युद्ध के दौरान विदेशी नागरिकता ली जाती है तब भारतीय नागरिकता तब तक समाप्त नहीं होती जब तक कि आदेश सरकार ना दे। ठीक है, तो हमने कहा क्या कहा जी, कितने तरीके होते हैं? एक सेक्शन नंबर 8 में, सेक्शन नंबर 9 में है। इन दोनों में आपको नहीं लग रहा ये व्यक्ति की इच्छा है? इसमें व्यक्ति की इच्छा है कि उसने नागरिकता छोड़ी है, इसमें व्यक्ति की इच्छा है कि उसने दूसरे देश की नागरिकता ली है। और सेक्शन नंबर 10 में होता है धक्का देके बाहर निकालना। सेक्शन नंबर 10 के अंदर क्या है? धक्का देके बाहर निकालना, यानी कि किसी व्यक्ति की सरकार नागरिकता छीन ले। तो हमने कहा था किसी व्यक्ति की सरकार नागरिकता केवल 2 स्थिति में छीन सकती है। यदि वो रजिस्ट्रेशन से भारत का नागरिक बना हो, यदि वो रजिस्ट्रेशन से भारत का नागरिक बना हो, और या फिर वो आपके प्राकृतिकरण से भारत का नागरिक बना हो, तभी छीन सकती है। तो नागरिकता से वंचना, डेप्रिवेशन, केंद्र सरकार निम्नलिखित स्थितियों में किसी व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर सकती है। किन किन परिस्थितियों में? अब वो आया था ऑस्ट्रेलिया से, याद करो, आया था ना वो ऑस्ट्रेलिया से, भारत के अंदर आया था और क्या कहा था? मैं निष्ठा रखूंगा और मेरा चरित्र उत्तम है। उसका चरित्र यहाँ पे आगे अभी दिखेगा, देखना। यदि नागरिकता धोखाधड़ी, गलत जानकारी, तथ्य छिपाकर प्राप्त किए, पता लगा इधर से कोई साजिद था जो पहले ऑस्ट्रेलिया में गया और ऑस्ट्रेलिया से भारत आया, ठीक है, तो उसने क्या किया? तथ्य छिपाकर। दूसरा, भारतीय संविधान के प्रति अनादर दिखाने पर, जो तुम समय समय पर ये जो ना पढ़ के कॉन्स्टिट्यूशन को और पॉलिटी नहीं पढ़ते हो, ये एक तरीके से क्या करते हो? भारतीय संविधान के प्रति अनादर दिखाते हो। युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता करने पर, पंजीकरण प्राकृतिक रूप से नागरिकता मिलने के 5 वर्ष के भीतर, अभी मिली है रजिस्ट्रेशन, और 5 वर्ष के अंदर अंदर उसको सजा हो गई, कितनी? 2 वर्ष या उससे ज्यादा की। आज नागरिकता मिली, 3 साल 3 दिन बाद में गाड़ी ठोक दी, और 2 साल से ज्यादा की क्या हो गई? सजा हो गई। तो फिर उसको कहेंगे बस चाचा बहुत हो गया, चलो वापिस। यदि व्यक्ति लगातार 7 वर्षों से भारत के बाहर रह रहा हो, याद करो उसने शपथ ली थी क्या? भारत में रहने का मेरा इरादा है, याद है? उसने कहा था कि मेरा भारत में रहने का इरादा है, और पता लगे कि वो लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर है, नागरिकता लेकर भारत से बाहर चला गया, तो विदेश में छात्र ना हो, इन सब मामलों के अंदर भी उसकी नागरिकता से उसको छीना जा सकता है। ठीक है, ये सारी बातें अपन ने की कैसे जो नागरिकता छीनी जा सकती है। हालांकि जो नागरिकता सरकार ना छीन पाए, इसके लिए हमने अच्छे खासे प्रोविजन कर रखे हैं। क्या प्रोविजन कर रखे हैं? सबसे पहले तो देश के संविधान में लिख रखा है, आर्टिकल नंबर 10 में लिख रखा है। 10 में क्या लिख रखा है? संसद विधि के अधीन जो नागरिकता छीनी जा सकती है, अन्यथा नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। ठीक है ना? तो सरकार मनमाने ढंग से नागरिकता नहीं छीन सकती। इसके लिए क्या क्या प्रोविजन कर रखे हैं? सरकार को यह संतुष्ट करना होगा कि उस व्यक्ति को नागरिक बनाए रखना सार्वजनिक हित में नहीं है। सरकार को बताना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को नागरिक बनाए रखना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। उस व्यक्ति को लिखित नोटिस दिया जाना अनिवार्य है, उसकी सुनवाई का अधिकार उसको जरूरी है, और उसकी एक जांच समिति बनेगी। वो व्यक्ति जांच समिति की मांग कर सकता है कि मुझे जो ये नागरिकता छीनी है इसकी जांच करवाओ, कि सरकार मेरे खिलाफ दुराग्रह से जो ग्रसित है, इस वजह से उन्होंने जो है मेरी नागरिकता छीन ली। तो सरकार को पहले तो बताना पड़ेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, लिखित नोटिस देना पड़ेगा, उस व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार देना पड़ेगा, और व्यक्ति जांच समिति की क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है। फिर यहाँ पर क्या बनेगी? एक जांच समिति। और जांच समिति में कौन कौन होगा? एक अध्यक्ष, वह व्यक्ति जिसने कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद संभाला हो, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या किसी में। 2 अन्य व्यक्ति सरकार द्वारा नियुक्त। समिति मामले की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट सौंप देती है। केंद्र सरकार इस धारा के तहत आदेश जारी करते समय सामान्यतः समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्य करेगी। तो इस तरीके से इस बात का पर्याप्त प्रावधान किया गया है कि कोई भी सरकार भारत में आए वो किसी व्यक्ति की नागरिकता यूं ही ना छीन ले,
इसके लिए जांच समिति, ये सब सेक्शन नंबर 10 के अंदर डिटेल में लिखा गया है कि जांच समिति होगी, उसमें 3 लोग होंगे, एक अध्यक्ष होगा जो 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहा हो, 2 अन्य सदस्य होंगे, और केंद्र सरकार इस जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्य करेगी। ये सब बातें यहाँ पर सेक्शन नंबर 10 के अंदर बताई गई है। तो इस तरीके से हमने पूरी बात की किसके बारे में, भारत की नागरिकता के बारे में, आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बारे में और सिटीजनशिप एक्ट के बारे में। अब एक दो मिसलेनियस टॉपिक जो कि इसी से जुड़े हुए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, और वो है आपके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये मिसलेनियस टॉपिक है जो ना तो वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, पर ये इसी से जुड़े हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का यहाँ पर मतलब हुआ, नाम से देखो क्या है, ओवरसीज, समुद्र के पार, ओवरसीज समुद्र के पार, 7 समुद्र पार, ठीक है, 7 समुद्र पार चली, सिटीजन ऑफ इंडिया। कहने को यहाँ पर नाम में क्या लग रहा है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे लग रहा है कि शायद ये भारत का नागरिक है, लेकिन नाम में ही है बस, ये भारत का नागरिक नहीं है। ये एक तरीके से भारतीय मूल का है। पहले एक अलग से एक कार्ड दिया जाता है, इसको बोलते थे PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसी को मर्ज कर दिया है OCI के अंदर। तो अब आप OCI को इस रूप में ले सकते हैं कि भारत से किसी ना किसी रूप में जुड़ा हुआ है, भारत से किसी ना किसी रूप में क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये OCI के बारे में जो बातें हैं वो आपके बताई गई है सेक्शन 7 के अंदर। आप कहोगे सर सेक्शन 7 के अंदर तो वो था ना, नागरिकता प्राप्त करने के तरीके 3, 4, 5, 6, 7, 7 में क्षेत्र समावेशी था, ठीक बात, आपको एकदम बढ़िया याद आया। तो इसीलिए 7A, 7B, 7C, 7D और 7E, इसलिए इतना डिटेल बता रहा क्योंकि याद रखना ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं। ए के अंदर यहाँ पर बताया कि OCI का दर्जा किसे मिल सकता है। बी के अंदर बताया है कि भाई जो PIO थे उनको OCI के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। सी के अंदर बता दिया कि OCI के अधिकार क्या होंगे। डी के अंदर बता दिया कि OCI किस तरीके से अपना ये परित्याग कर सकता है, और ई के अंदर बता दिया सरकार इनका पंजीकरण जो कैसे रद्द कर सकती है। अधिकतर लगभग बातें वही हैं जो हम नागरिकता वाले में पढ़ के आए हैं। सिंपल सी बात है, पहले किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जा रही थी, हालांकि नागरिकता एक बड़ा स्टेटस है, OCI उसकी तुलना में थोड़ा छोटा स्टेटस है, पर है लगभग उसी प्रकार की बात कि कौन व्यक्ति OCI का दर्जा जो वो ले सकता है। अलग अलग परिस्थितियां बताई गई है कि किस परिस्थिति में कौन OCI का दर्जा यहाँ पर ले सकता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले है OCI का पंजीकरण कैसे होगा। तो पंजीकरण हमने कहा कौन से के तहत होगा, 7A के तहत होगा, ठीक है। अब क्या तरीका है पंजीकरण का, देखो यार वही तरीके हैं जो अपने नागरिकता के थे, मोटा मोटी वही है। मोटा मोटी वही का मतलब, जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, उसको OCI का, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय मूल का दर्जा मिल सकता है यदि वो भारत में नागरिक बनने के योग्य था लेकिन उसने नागरिकता प्राप्त नहीं की। देखो क्या क्या तरीके हैं। पूर्ण आयु के विदेशी नागरिक, संविधान लागू होने के बाद कभी भी भारत के नागरिक रहे हो, पता लगा 1960 में नागरिक था, 70 में था, संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बनने के योग्य थे, उनके पोता पोती पड़पोते पड़पोती ये भारत के नागरिक हैं, और ऐसे क्षेत्र से संबंधित हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना, है ना, तो वो जो भारत का नागरिक जो वो हो सकता है, वो नागरिक क्या हो सकता है, सॉरी OCI जिसका दर्जा मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद नाबालिग बच्चे, तो वही है, इन्हीं के बच्चे जो हैं उपरोक्त बताई गई किसी भी पात्र श्रेणी के व्यक्ति का नाबालिग बच्चा, उसको भी OCI का दर्जा मिल सकता है, या फिर ऐसा नाबालिग बच्चा जिसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हो, या माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, तो उनको भी जो OCI का दर्जा मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने क्या कहा था कि भाई ऐसा कोई बच्चा है जिसका जन्म कहाँ हुआ है, विदेश में हुआ है, ठीक है, लेकिन इनके माता पिता में से एक भारतीय है, तो इसको क्या मिल सकती है, भारत की नागरिकता मिल सकती है। क्या मिल सकती है, इसकी भारत की नागरिकता मिल सकती है, अपन पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। लेकिन ये व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना नहीं चाहता, ये जो बच्चा है ना, ये भारतीय नागरिकता लेना नहीं चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये कहता है कि भारत के अंदर एक रूल और भी है कि मुझे भारत की नागरिकता लेनी है तो मुझे ब्रिटेन की नागरिकता छोड़नी भी तो पड़ेगी, वो भी तो रूल है, लेकिन मुझे ब्रिटेन की नागरिकता भी रखनी है और भारत के अंदर भी कुछ फायदे चाहिए, तो क्या करें, तो बोले कि ब्रिटेन का तो मैं रह देता हूँ नागरिक, और भारत के अंदर मैं कार्ड बना लेता हूँ कौन सा, OCI का। इस तरीके से वो दोनों का एक मध्यम मार्ग अपना लेता है, ठीक है। इसी तरीके से शादी वाला,
पति पत्नी वाला श्रेणी, एक विदेशी पति पत्नी ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि उनका विवाह किसी भारतीय नागरिक या धारा 7A के तहत पंजीकृत ओसीआई कार्ड धारक के साथ हुआ है। उन दोनों में से एक का विवाह कानूनी रूप, सेम वही बात सोनिया गांधी वाली बात, सोनिया गांधी और राजीव गांधी। अब सोनिया गांधी के पास दोनों ऑप्शन थे, एक तो कि वो भारत की नागरिक बन जाए, वो तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू हो जाएगा, एक वो सोचे कि नहीं नहीं भारत का नागरिक बनने में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मुझे इटली की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। वो चाहती है कि मैं इटली की नागरिक तो रहूं, बस भारत का मुझे क्या मिल जाए, ओसीआई कार्ड मिल जाए, ताकि भारत में मुझे कुछ फायदे मिल जाए। इसलिए उसके पास दोनों ऑप्शन होते हुए कौन सा चुन रही है, ओसीआई। बस वही यहाँ पर बताया गया। एक विदेशी पति पत्नी ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि उनका विवाह किसी भारतीय नागरिक या धारा 7A के तहत पंजीकृत ओसीआई कार्ड धारक के साथ हुआ है। विवाह कानूनी रूप से पंजीकृत होना चाहिए, आवेदन करने से कम 2 साल हो गए होने चाहिए और भारतीय अधिकारियों द्वारा सुरक्षा मंजूरी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गया होना चाहिए, तब यहाँ पर जो सोनिया गांधी को ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। ठीक है। कौन से मामले में ओसीआई पंजीकरण की अनुमति नहीं है, व्यक्ति, उनके माता पिता, दादा दादी पाकिस्तान, बांग्लादेश या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य देश के नागरिक रहे हो। पाकिस्तान, बांग्लादेश वालों पर हमें डाउट है भाई, इनको हम ओसीआई कार्ड जो नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो एक तो हमने ये बात की, विशेष परिस्थितियों में सरकार शर्तों को पूरा होने न होने पर भी ओसीआई स्टेटस प्रदान कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में हमें लगे कि यार ये व्यक्ति बड़ा भारत के अंदर यदि आ जाए या फिर ओसीआई कार्ड इसको मिल जाए तो भारत की एक तरीके से शोभा बढ़ती है, तो इस व्यक्ति को हम दे देंगे। उसके बाद हमने कहा पीआईओ कार्ड की समाप्ति कर दी। पहले सरकार एक बीच में और प्रकार का प्रोविजन लेके आई थी, उसको बोलते थे पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का नागरिक। ये कार्ड अलग होता था पीआईओ का, और ओसीआई अलग होता था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन अब जो है हमने इसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया किसके अंदर, ओसीआई के अंदर ही, कि पीआईओ वाले जो है ना उनको सबको ऑटोमेटिकली हम ओसीआई कार्ड दे रहे हैं, जो लेना चाहते हैं उसको हम ओसीआई कार्ड दे रहे हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन द्वारा अधिसूचना करके ऐसा कर दिया है ना, और पीआईओ कार्ड धारकों को स्वतः ही ओसीआई कार्ड धारक माना जाएगा। ये पीआईओ वाला कब खत्म कर दिया, 9 जनवरी 2015 को खत्म कर दिया। कब खत्म कर दिया, 9 जनवरी 2015 को। ठीक है, अब एक मुद्दा ये आता है कि ये जो तीसरा जो मुद्दा हमने देखा था, यदि स्लाइड पर हम चलते हैं तो 7B के अंदर हमने कहा पीआईओ बन गए। 7C के अंदर हमने क्या कहा था, इन ओसीआई वालों के क्या कुछ अधिकार दिए गए हैं, इन ओसीआई वालों को क्या कुछ अधिकार दिए गए हैं। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये सिटीजन है क्या भारत के प्रॉपर, क्या ये भारत के प्रॉपर सिटीजन है क्या? तो हम कहेंगे सिटीजन नहीं है ना भाई, सिटीजन तो नहीं है ना। सिटीजन नहीं है तो मुझे बताओ, क्या ये राष्ट्रपति बन सकते हैं क्या ये लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं, क्या ये राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं, क्या ये विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं, क्या ये विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं, क्या ये उपराष्ट्रपति बन सकते हैं? क्योंकि हमने इनकी योग्यता में पहला पॉइंट ही लिखते हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ओसीआई भारत के नागरिक नहीं है, इनको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। क्या ओसीआई को वोटिंग राइट मिलेगा क्या? ना जी ना, वोटिंग राइट भारतीय नागरिकों के लिए है, वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक जो राइट हैं ये इनको नहीं मिलेंगे। फंडामेंटल राइट मिलेंगे क्या? बिल्कुल फंडामेंटल राइट मिलेंगे, बस 5 को छोड़कर, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, क्योंकि ये 5 फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए। तो आप कहोगे सर एक बात बताओ, फिर एक विदेशी व्यक्ति में और ओसीआई में क्या अंतर हुआ? बाकी फंडामेंटल राइट तो फिर विदेशियों को मिलते हैं, बाकी जो आप जो अधिकार बता रहे हो वो तो फिर विदेशियों को मिलते हैं। फिर कोई ओसीआई कार्ड लेके क्या उसका सिर में मारेगा, करेगा क्या उसका? ओसीआई कार्ड से फिर क्या हो जाएगा भाई? बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक विदेशी व्यक्ति भारत में कहीं पर भी ऐसे क्या प्रॉपर्टी खरीद सकता है? ना, ओसीआई कार्ड धारक को अनुमति है। एक विदेशी व्यक्ति क्या भारत में बिना वीजा बार बार यूं आ जा सकता है? ना, ओसीआई कार्ड धारक को अनुमति है। विदेशी व्यक्ति क्या भारत में अपनी मर्जी से कितना भी क्या इन्वेस्टमेंट करना, कितने दिन यहाँ पर रहना, ये सब कर सकता है? ना, ओसीआई वाले को अनुमति है। तो ये सब ओसीआई वाले को क्या है, कुछ फायदे हैं। तो बस यही अपन कह रहे हैं, ओसीआई कार्ड धारकों को अधिकार प्रदान किया जाना, क्या बताया गया है, ओसीआई धारकों को सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे भारत में लंबी अवधि तक रुकना, आर्थिक और शैक्षणिक अधिकार, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। ओसीआई कार्ड धारकों को प्राप्त न होने वाले अधिकार धारा 7B2 के अंदर लिखे गए हैं।
क्या लिखे गए हैं, एक ओसीआई कार्ड धारक उन अधिकारों का पात्र नहीं होगा जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। एग्जाम्पल, भारत का राष्ट्रपति बनना, उपराष्ट्रपति बनना, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना, हाई कोर्ट का जज बनना, मतदाता के रूप में पंजीकरण, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य बनना, विधानसभा विधान परिषद का सदस्य बनना और किसी सार्वजनिक सेवा में होना, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, इनका पात्र नहीं होगा। और कुछ ऐसे अधिकार दिए जा सकते हैं जो कि सरकार क्या करे, अधिसूचित करे, नोटिफाई करे। किस प्रकार के अधिकार दिए गए, भारत में लंबी अवधि तक रुकना, आर्थिक और शैक्षणिक अधिकार ये दिए गए। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा 7C में उनको मिलने वाले अधिकार। कौन से अधिकार मिलते हैं, जो सरकार नोटिफाई करे वो मिलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं परित्याग। परित्याग कैसे होता है, अपनी मर्जी से होगा भाई, परित्याग छोड़ देगा। ओसीआई कार्ड मिला हुआ है, वो कहे नहीं मेरे को तो नहीं, क्या मतलब है, कोई मतलब तो है नहीं। तो एक वयस्क और कानूनी रूप से सक्षम ओसीआई कार्ड अपनी मर्जी से कार्ड त्याग सकता है। पंजीकरण के बाद व्यक्ति का ओसीआई स्टेटस समाप्त हो जाएगा। जैसे नागरिकता त्यागी थी उसी तरीके से ये त्याग देगा। संबंधित व्यक्ति के विदेशी मूल के पति पत्नी, उनके सभी नाबालिग बच्चे भी अपना ओसीआई स्टेटस होता है खो देते हैं। ठीक है, उनसे संबंधित जो थे जिसकी वजह से इसको स्टेटस मिला था वो अपने आप चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कहा, ओसीआई कार्ड धारक की पंजीकरण को रद्द करना। ये आरएस मेंस 2023 में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि ओसीआई कार्ड धारक जो है उसका पंजीकरण रद्द कैसे कर सकते हैं। सिंपल है, क्या, जैसे नागरिकता रद्द की थी, जैसे क्या किया था, नागरिकता रद्द की थी। बताओ कैसे की थी नागरिकता रद्द, क्या आधार बताए थे कि एक तो वो व्यक्ति भारतीय संविधान में आस्था नहीं रखता, एक तो हमने उसको नागरिकता दी है ऊपर से आस्था नहीं रख रहा, एक तो इसको हमने ओसीआई कार्ड दिया है और आस्था और नहीं रख रहा। 5 वर्ष में भारत में 2 वर्ष की उसको जेल हो गई, 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष की जेल हो गई इस प्रकार। या फिर उसने तथ्य गलत दिए थे, जैसे अपन ने देखा था पंजीकरण में, उसी तरीके से तथ्य गलत दिए। या फिर एक हमने यहाँ पर ओसीआई कार्ड बनने का देखा था विवाह के आधार पर। पता लगा सोनिया गांधी राजीव गांधी ने शादी की और सोनिया गांधी चाहती हैं मुझे ओसीआई कार्ड मिल जाए, मिल गया ओसीआई कार्ड। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि अचानक से उसको मन में आया कि नहीं बस अब ओसीआई कार्ड ही लेना था या सिटीजनशिप लेनी थी, अब विवाह आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे और अब दे देते हैं डाइवोर्स, तलाक। तो भाई जिस आधार पर ओसीआई कार्ड मिला था अब वो आधार ही खत्म हो गया, तो आपका ओसीआई कार्ड भी, रजिस्ट्रेशन भी क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ठीक है ना, तो यदि डाइवोर्स हो गया तब भी ओसीआई ये क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो बस यही बताया गया 7D के अंदर। अरे यार पे डी है ना, ये कोई ना कोई धारा मिस हुई है अपन से, 7CD। अच्छा हाँ, ये जो अधिकार वाला है ये 7B के अंदर ही है। ए में क्या था फिर, अच्छा ये 7A2 था। ओसीआई पीआईओ वालों को अपन देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दी, ये 7B की बजाय ये 7A2 ही है, ये 7B है, ये 7C है और ये 7D है। ठीक है, चलो अपन ने क्या देखा, रद्द कैसे किया जाएगा उनके ओसीआई कार्ड धारक के पंजीकरण को। तो ये तरीके हैं रद्द करने के। पहली बात, उसने धोखाधड़ी से, संविधान के प्रति अनास्था, शत्रु देश की सहायता, 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष का कारावास। विवाह के आधार पर देखें, न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद हो गया, विवाह भी टूटा नहीं है लेकिन व्यक्ति विवाह के रहते हुए भी दूसरा विवाह कर लिया है, इन सब के आधार पर उसके पंजीकरण को क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। या वह भारत की संप्रभुता अखंडता में पंजीकरण रद्द करना आवश्यक हो, ऐसा सरकार को लगता है तो भी उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। तो इसी के साथ ये अपना चैप्टर पूरा होता है। लेकिन उसके साथ साथ ये हम एक बेसिक आइडिया और ले लेते हैं कि एनआरआई में और ओसीआई में क्या अंतर। पीआईओ का तो देखो पढ़ने का मतलब नहीं है क्योंकि पीआईओ को तो विलय कर दिया। तो यहां पर हम बेसिकली एनआरआई और ओसीआई के अंदर अंतर जो पढ़ लेते हैं। एनआरआई जो है वो है अनिवासी भारतीय। जैसे भारत का कोई व्यक्ति कनाडा चला गया, कितने चला गया, कनाडा, भारत का नागरिक है वो, फुल फॉर्म देखो उसकी क्या है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, भारत में निवास नहीं करता। पहली बात तो भारत में निवास नहीं करने की डेफिनेशन क्या होती है, देखो अलग अलग देशों के साथ अलग अलग हो सकती है। सामान्यतः 180 दिन होती है। 180 दिन से ज्यादा यदि कोई भारत में निवास नहीं करता तो उसको हम कह देते हैं नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो एनआरआई 180 दिन से ज्यादा कोई कनाडा में बैठा है तो वो क्या कहलाएगा, एनआरआई कहलाएगा। एनआरआई ध्यान रख लेना इंडियन सिटीजन है, इसके पास इंडियन सिटीजन होने के नाते जो भारतीय नागरिकों को अधिकार है वो सारे हैं। ओसीआई जो है ये भारतीय नागरिक नहीं है, हो सकता है भारत में रह रहा हो सकता है भारत के बाहर बैठा हो, लेकिन कुल मिला के याद रखना भारत का नागरिक नहीं है। तो नागरिक होने के नाते जो अधिकार होने चाहिए वो इसको नहीं है। बस बाकी बातें तो आप गैस कर ही लोगे। कानूनी स्थिति, विदेश में रहने वाला भारतीय नागरिक, ये विशेष दर्जे वाला विदेशी नागरिक है, तो विदेशी नागरिक विशेष दर्जे वाला है।
कि स्पेशल स्टेटस हमने दे रखा है, कार्ड दे रखा है। नागरिकता, पूर्ण भारतीय नागरिकता है इसके पास नहीं है। इसके पास क्या भारतीय पासपोर्ट है? बिल्कुल है भाई, भारत का नागरिक है। इसके पास पासपोर्ट तो उसी देश का होगा ना जहां नागरिक है, बस एक चीज एक्स्ट्रा लेके घूम रहा है, क्या? ओसी कार्ड। परिभाषा तो भारत का नागरिक जो विदेश में रहता है, ये भारतीय मूल वाला विदेशी नागरिक है। योग्यता का आधार भारतीय नागरिकता, ये क्या है? भारतीय मूल से संबंधित है। वीजा की आवश्यकता, अरे भारत के अंदर का है कि वीजा भाई, इसके अंदर आवश्यक नहीं, क्योंकि ओसीआई भी एक तरीके का क्या है? आजीवन वीजा है। ओसीआई अपने आप में क्या है? एक तरीके का आजीवन वीजा है। भारत में रहने की अवधि असीमित, कभी रहो, भारत का है कब कितने टाइम रहो। ओसीआई वाले इनको भी असीमित है, कितने टाइम रहो। भारत में पंजीकरण कोई आवश्यक नहीं है, यहां पर भी आवश्यक नहीं है। मतदान का अधिकार, यस, वोटिंग राइट है, इनको वोटिंग राइट नहीं है। चुनाव लड़ने का अधिकार है, इनको नहीं है। हालांकि एक बात याद रखना, इनका कभी भी वोटिंग राइट छीना जा सकता है। भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 326 में ये प्रोविजन है कि सरकार चाहे तो निम्न आधार पर वोटिंग राइट छीन सकती है। उसमें से एक एनआरआई का भी आधार है। हालांकि सरकार ने ये अधिकार छीनना नहीं है और जनता को एनआरआई को दे रखा है, पर छीन सकती है, 326 में प्रोविजन है। ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सब अपन देख लिया। सरकारी नौकरी अनुमति, चुनाव लड़ने का ये सब हो गया। सरकारी नौकरी अनुमति है, कुछ पदों पर प्रतिबंधित है। निजी नौकरी अनुमति है, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, निजी नौकरी मिल सकती है। संपत्ति का अधिकार, खरीद सकते हैं, कृषि भूमि नहीं, ये एनआरआई के समान ही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप अंदर देखेंगे कृषि भूमि को लेकर, और ये इस तरीके का प्रोविजन है। संवैधानिक पद, ये पात्र है, ये पात्र नहीं है। द्वैध नागरिकता, इसको भी अनुमति नहीं है, इसको भी अनुमति नहीं है। नागरिकता प्राप्ति, पहले से नागरिक है, ये आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने पूरी बातें पढ़ी कि पीआईओ क्या होता है, और जो है वो आपके अब उसके बाद में क्वेश्चन है, ये मेंस के लिए, इसलिए आपके प्री वाले एग्जाम के अंदर मैं नहीं करवा रहा। क्या भारत को अपनी एकल नागरिकता में संशोधन करना चाहिए? इसका पूरा आंसर लिखा हुआ है, जो कि आपके कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये नागरिकता वाला चैप्टर होता है कंप्लीट, जिसमें आपने काफी डिटेल में नागरिकता के सारे जो प्रोविजंस है उसको पढ़ लिया। थैंक यू।